अध्याय 3041 दुष्ट आत्मा वसंत। हान सेन पहाड़ की ढलान के सामने गया। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और ढलान पर मुक्का मारने को तैयार हुआ। मिस्टर यांग उसे रोकने के लिए तेजी से आगे दौड़े। मिस्टर, ऐसा मत करो। जीन का अंडा फूटने से पहले बहुत कमजोर होता है। आप उस पर ज्यादा जोर नहीं लगा सकते। अगर यह टूट गया तो अंदर का जीन बेकार हो जाएगा। हान सेन ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। उसने मिस्टर यांग की तरफ देखा और पूछा, मैं जीन अंडे को कैसे खोदूं? मिस्टर यांग को बुरा लगा और उन्होंने कहा, कृपया 1 मिनट यहीं रुकिए। मैं अभी जीन अंडा खोदने जा रहा हूं। मिस्टर यांग को वाकई बहुत बुरा लगा। वह बस एक मिस्टर थे और उनकी अपनी कोई जीन नस्ल नहीं थी जिसका इस्तेमाल किया जा सके। अगर लोग उन्हें जमीन पर दालें ढूंढने के लिए भी काम पर रखते तो भी वे उनसे इतनी मेहनत नहीं करवाते। अब मिस्टर यांग के पास कोई चारा नहीं था। हान सेन उनके गुरु थे। वे हान सेन को ये कठिन काम नहीं करने दे सकते थे, इसलिए उन्हें खुद ही यह काम करना पड़ा। मिस्टर यांग को अब भी काफी खुशी महसूस हो रही थी। उन्हें खुशी थी कि वे हान सेन को प्राचीन बड़े देवता पर्वत पर नहीं ले गए। वहां हर जगह चट्टानें थीं। वहां आगे बढ़ने से पहले ही वे थककर मर जाते। ये जगह सिर्फ मिट्टी और घास थी। वहां खुदाई करना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान होगा। मिस्टर यांग ने ढलान पर कई चक्कर लगाए। उन्होंने एक छोटा फावड़ा निकाला और मिट्टी खोदकर जांच की। उन्होंने अपनी नाक से सूंघा और जीभ से चाटा। हान सेन ठिठक गया। आखिरकार मिस्टर यांग एक उपयुक्त जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अपने छोटे फावड़े से लगातार खुदाई जारी रखी। वे धीरे धीरे नीचे उतरे। मिस्टर यांग ज्यादा ताकतवर नहीं थे और उनका फावड़ा भी छोटा था। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद वे सिर्फ 2 फीट नीचे तक ही खुदाई कर पाए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे हाँफते रहे। हान सेन हंसते हुए पूछ रहे थे, बूढ़े यांग, क्या सभी मिस्टर आपके जैसे ही होते हैं? मिस्टर यांग ने हान सेन की बात सुनी। जवाब देने से पहले उन्होंने हाँफते हुए कहा, जमीन की नालियों को ढूंढना कोई भी सीख सकता है। जो कुलीन लोग जीन रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए यह आसान होगा। मेरे जैसे मिस्टर, जिनके पास गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स नहीं है, उन्हें यह सीखना ही होगा ताकि हम जिंदा रह सकें। क्या मुझे खुद ही खोदकर निकाल लेना चाहिए? हान सेन देख सकता था कि मिस्टर यांग कितने थके हुए थे। वह मुश्किल से उठ पा रहे थे। उस आदमी के माथे पर पसीना आ रहा था, इसलिए वह प्रस्ताव रखे बिना नहीं रह सका। बस चुपचाप बैठे रहिए मिस्टर यांग ने सिर हिलाते हुए कहा। यहाँ जमीन की नाली बहुत कमजोर है। यह ज्यादा गहराई में नहीं दबी है। इसे बहुत जल्द बाहर आ जाना चाहिए। कृपया बस 1 मिनट रुकिए। हान सेन को लगा कि मिस्टर यांग इसी पर जोर दे रहे हैं, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। वह बस उन्हें दिलचस्पी से खुदाई करते हुए देख रहा था। खुदाई करते हुए उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये कच्चा जैसी थी, मानो कांच टूट गया हो। मिस्टर यांग का चेहरा बदल गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीन का अंडा टूट गया हो। बिल्कुल नहीं। मैंने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार यह आधा फुट दूर होना चाहिए था। मैं गलत नहीं हो सकता। वह सोच ही रहा था कि मिस्टर यांग ने अपना फावड़ा निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने फावड़ा मिट्टी से बाहर निकाला, दरार से झरने का पानी फूट पड़ा। झरने का पानी थोड़ा अजीब था। ये गहरे बैंगनी रंग का था। पानी का स्तंभ कुछ फीट ऊपर से फूट पड़ा। नीचे उतरने के बाद इसने मिस्टर यांग द्वारा खोदी गई मिट्टी को ढक दिया। और भी ज्यादा बैंगनी पानी निकल रहा था। मिस्टर यांग चौंक गए। उन्होंने झरने जैसे बैंगनी तरल को देखा। उनका चेहरा बदल गया। वह चिल्लाए, दुष्ट आत्मा का झरना! यहाँ कोई दुष्ट आत्मा का झरना कैसे हो सकता है? हान सेन ने देखा कि मिस्टर यांग डर गए थे। उस आदमी का बूढ़ा शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा। वह लगभग लड़खड़ा गया। उसने फावड़ा फेंक दिया। हान सेन ने उस आदमी की पीठ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसे स्थिर करने के बाद उन्होंने पूछा, दुष्ट आत्मा का झरना क्या होता है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वहां एक जीन अंडा था? मिस्टर यांग का चेहरा पीला पड़ गया। चलो यहां से निकलते हैं। हम यहां खुदाई नहीं कर सकते। अगर हम खुदाई करते रहे तो हम दोनों मर जाएंगे। पहले मुझे बताओ क्यों? पहले तो सब ठीक था, तो अब और खुदाई क्यों नहीं कर सकते? हान सेन को कोई जल्दी नहीं थी। वह फिर भी मुस्कुराते हुए बोला। मिस्टर यांग तुरंत वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन हान सेन नहीं जाना चाहता था। वह बिना कारण बताए नहीं जा सकता था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी। मुझे लगा था कि यह बस एक छोटी सी जमीनी नाली है, लेकिन यहाँ एक बुरी आत्मा का वास है। अगर हम नहीं गए तो हम पर कोई विपत्ति आ पड़ेगी।
दुष्ट आत्माओं के झरने में क्या गड़बड़ है? हान सेन को अब भी समझ नहीं आया कि उन्हें क्यों जाना पड़ा। उसने मिस्टर यांग को अपनी ओर खींचा और बैंगनी झरने के पानी को देखा जो लगातार गिर रहा था। मिस्टर यांग का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह फावड़े से हान सेन को बेहोश कर उसे किसी सुरक्षित जगह खींचकर ले जाना चाहते थे, लेकिन वह इतना ताकतवर नहीं था कि ऐसा कर सके। हान सेन का उस पर हाथ था और वह चाहकर भी भाग नहीं सकता था। उसने जल्दी से जवाब दिया, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि सभी प्राणियों का एक ईश्वर होता है? जीन अंडे सभी चीजों के ईश्वर द्वारा बनाए जाते हैं। हाँ, मुझे याद है, हान सेन ने सिर हिलाकर कहा। मूलतः देवता आत्माएं हैं। हर चीज में एक आत्मा होती है। जब ये आत्माएं एकत्रित होती हैं तो एक जीन अंडा बनता है। हर चीज अच्छी और बुरी हो सकती है, इसलिए आत्माएं भी अच्छी और बुरी हो सकती हैं। अगर आपको भूमि नाड़ी में कुछ बैंगनी हवा उठती दिखाई दे तो इसका मतलब है कि भूमि नाड़ी के आसपास बुरी आत्माएं हैं। किसी पुराने युद्ध क्षेत्र में जहां कई लोग मारे गए थे, अक्सर बुरी आत्माओं का संचार होता है। कुछ देर रुकने के बाद मिस्टर यांग ने आगे कहा, मैंने पहले कभी इस जगह के किसी पुराने युद्ध क्षेत्र के बारे में नहीं सुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई दुष्ट आत्मा होगी, और दुष्ट आत्मा ने पहले ही इस जमीन में एक झरना बना दिया है। इसका मतलब है कि इस जमीन के नीचे कुछ बुरा है। अगर हम नहीं गए तो हम दुष्ट आत्मा के झरने से प्रभावित हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। हमें अभी भाग जाना चाहिए। हान सेन ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने जो बताया है उसके अनुसार अगर कोई दुष्ट आत्मा का वसंत है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि जमीन की नाड़ी मजबूत है? ऐसे में क्या हमारे पास उच्च स्तरीय जीन अंडा होने की संभावना नहीं है? तुम सही हो, लेकिन अगर तुम पर दुष्ट आत्मा का वसंत आ गया तो तुम पर विपत्ति आएगी। इस दुष्ट जमीन की नाड़ी से उत्पन्न जीन अंडा किसी बुरी चीज को आश्रय देगा। साधारण देव आत्मा रक्त नाड़ी इसे दबा नहीं पाएगी। अगर तुम्हें इसके साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया गया तो यह मालिक पर कब्जा कर सकता है। जीन अंडा जितना मजबूत होगा, मालिक को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा सुझाव है कि इसे न छुएं। मिस्टर यांग ने देखा कि उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वह तरल से भरा था। उनके चेहरे पर एक रुगन भाव था। अब वह किसी भी चीज से ज्यादा वहां से जाना चाहते थे। मैं समझ गया, आप घर जा सकते हैं, बूढ़े यांग। हान सेन ने मिस्टर यांग को छोड़ दिया। वह अकेले ही झरने की ओर चल पड़ा। मिस्टर यांग भागने ही वाले थे कि उन्होंने हान सेन को दुष्ट आत्मा के झरने के पास आते देखा। उन्होंने झट से चिल्लाकर कहा, मिस्टर, आप क्या करना चाहते हैं? तुम अभी वापस जाओ, मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगा। इतना कहकर हान सेन ने मिस्टर यांग द्वारा फेंका गया छोटा फावड़ा उठाया। वह गड्ढे के पास उखड़ू बैठ गया और खुदाई शुरू कर दी। श्रीमान, कृपया ऐसा मत कीजिए। जहां तक मुझे पता है, जो कोई भी किसी दुष्टात्मा के झरने का सामना करता है और उसे छूता है, खोदने की तो बात ही छोड़िए, उसके साथ बहुत बुरा होता है। प्राचीन देवनगरी के आखिरी नेता ने एक दुष्टात्मा का झरना खोदा और उसके पानी को छुआ। वह बैंगनी आंखों वाले एक राक्षस में बदल गया जिसने सबको मार डाला। उसने जीन अंडा भी नहीं खोदा। श्रीमान यांग ने हान सेन को समझाने की कोशिश की। तुम बस वापस चले जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। हान सेन ने मिस्टर यांग की चिंता की परवाह नहीं की और फावड़े से खुदाई जारी रखी। वह ईश्वरीय आत्माओं से भरे आकाश से नहीं डरता था, इसलिए वह दुष्ट आत्माओं से भी नहीं डरने वाला था। हान सेन की शक्ति का मिस्टर यांग कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी शक्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी खुदाई मशीन जैसी थी। छोटा फावड़ा बहुत तेज था और वह खाई खोद रहा था। खाई के अंदर का बैंगनी तरल बाहर की ओर निकल रहा था। यह अजीब था, पता नहीं था कि वह बैंगनी तरल क्या था। पानी निकालने के बाद वह तुरंत वाष्पीकृत हो गया और कुछ ही देर में बह गया। खुदाई स्थल के चारों ओर धुआं उठ गया। खेतों में चल रही तेज हवाओं ने उसे उड़ा दिया। मिस्टर यांग की हिम्मत पास आने की नहीं हुई, पर सच में जाने की भी नहीं। वह रुक गए और दूर से ही नजारा देखते रहे। बस यही दुआ करते रहे कि हान सेन के साथ कुछ बुरा न हो। हान सेन का मर जाना ठीक था, लेकिन हान सेन की सुरक्षा के बिना वो गंभीर संकट में पड़ जाता। इस बात की पूरी संभावना थी कि पीसफुल अभी भी उसकी तलाश कर रहा था, और हो सकता है कि शिबो का परिवार भी उसे माफ न कर रहा हो। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस शापित चीज से सामना करना पड़ रहा है जिसके पीछे मैं अभी घूम रहा हूं? मिस्टर यांग का दिल दुख से भर गया। हान सेन ने एक गड्ढा खोदा और पानी निकाला, लेकिन बैंगनी झरने का पानी अभी भी निकल रहा था। उसकी गति भी कम नहीं हो रही थी।
उसे खुदाई शुरू करने के लिए पानी में कूदना पड़ा। मिस्टर यांग ने हान सेन को झरने के पानी में गोता लगाते देखा। इससे उनके चेहरे पर काली रेखाएं पड़ गईं। उनकी आंखें फड़कती रहीं और उन्होंने कहा, मौत की कामना। इस आदमी की मौत की इच्छा है। हान सेन झरने के पानी के अंदर खड़ा था। उसे लगा कि बैंगनी झरने का पानी थोड़ा ठंडा था, मानो उस पर शराब रगड़ दी गई हो। फिर भी वह चीज शराब से भी तेजी से भाप बनकर उड़ गई। हालांकि बैंगनी तरल बाहर निकलता रहा, लेकिन उससे ज्यादा पानी नहीं बना। हान सेन अभी भी छेद के अंदर था। पानी उसके घुटनों से भी ज्यादा नहीं था। हान सेन ने देखा कि मिस्टर यांग गए नहीं थे, बल्कि बस दूर से देख रहे थे। वो उन पर चिल्लाया, बूढ़े यांग, जीन का अंडा कितना गहरा है। इससे पहले मिस्टर यांग ने कहा था कि जीन अंडा फूटने से पहले बहुत कमजोर था। उन्हें चिंता थी कि कहीं उन्होंने जीन अंडा तोड़ तो नहीं दिया। मिस्टर यांग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने जवाब दिया, मेरे पिछले अनुमान के अनुसार ये सिर्फ आधा फुट की दूरी पर होगा। अगर वहां नीचे कोई बुरी आत्मा का वास है तो मेरी भविष्यवाणी गलत ही होगी। इसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है, हालांकि ये 9 फुट से ज्यादा नहीं होगी। जब हान सेन ने मिस्टर यांग को ये कहते सुना तो उसने अपना फावड़ा झरने में डाल दिया। फावड़ा मिट्टी में धंस गया। उसके साथ एक डरावनी शक्ति भी आई। उसने गड्ढे के अंदर 9 फुट गहरी खाई खोद दी। हान सेन अपने डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह नीचे क्या है इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। उसके पास अभी भी चीजों को नियंत्रित करने और जमीन में 9 फीट गहरा गड्ढा काटने की शक्ति थी। उसे यह सही से नापना चाहिए था। जब बड़ी खाई खोदी गई तो दुष्ट आत्मा का झरना, जो सिर्फ एक बच्चे के हाथ जितना मोटा था, अचानक ज्वालामुखी की तरह फट गया। ये 30 फीट ऊंचा था और हान सेन को पूरी तरह गीला कर दिया। गर्जन। मिस्टर यांग बहुत दूर थे। उन्होंने झरने के पानी को फूटते देखा। उन्होंने एक बैंगनी रंग की हल्की परछाई को उठते देखा। ये धुंधली थी, लेकिन एक डरावने बड़े जानवर जैसी लग रही थी। उस बड़े जानवर की हल्की परछाई दहाड़कर बैंगनी हवा में बदल गई और अंतरिक्ष में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में रात बैंगनी रंग में रंग गई हो। यह है ईश्वरीय नारी का अजीब दृश्य। प्राचीन दुष्ट राक्षस। मिस्टर यांग इतने सदमे में आ गए कि वे नीचे गिर पड़े। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे उस जगह को ऐसे देखने लगे मानो उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। हान सेन ने अपने सामने एक अजीब सा दृश्य देखा। उसने एक जानवर की दहाड़ भी सुनी, लेकिन उसे उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इससे पहले दुष्टात्मा का झरना फट गया। ऐसा लगा जैसे बचा हुआ बैंगनी पानी भी खत्म हो गया हो। अब वहां कोई तरल पदार्थ नहीं बचा था। वह जल्दी ही शांत हो गया और छलकना बंद हो गया। पहले जो बैंगनी तरल पदार्थ बाहर निकला था वह तुरंत वाष्पीकृत हो गया। कुछ ही सेकंड में फर्श पर कोई तरल पदार्थ नहीं बचा। उसके चारों ओर थोड़ी बैंगनी हवा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां थी, पर थी नहीं। हालांकि सूरज की रोशनी पड़ने के बाद वह गायब हो गई। उसने 3 फीट खोदा और उसे लगा जैसे उसकी उंगलियों से छुई चीजें अलग थीं। वह खुश हुआ, शायद मुझे मिल गया। हान सेन ने जल्दी से अपने हाथों से मिट्टी खोदी। नीचे एक काली धातु की वस्तु दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि यह जीन का अंडा है। जैसे जैसे वह खोदता गया, उसे जल्द ही पता चल गया कि यह जीन का अंडा नहीं था। यह क्या चीज है? हान सेन को खोदकर निकाली गई वस्तु पर संदेह हुआ। हालांकि उसे जीन अंडों की समझ नहीं थी, पर वह जानता था कि उसके सामने जो चीज है वह जीन अंडा नहीं है। किसका जीन अंडा इतनी बड़ी छड़ी की तरह बड़ा हुआ होगा? उसके सामने एक काले धातु का खंभा था। खंभे का ऊपरी हिस्सा लगभग एक कटोरे के आकार का था। हान सेन ने 3 फुट नीचे तक खुदाई की। बाकी हिस्सा अभी भी मिट्टी में था। उसे नहीं पता था कि वह कितना गहरा था। जो हिस्सा दिख रहा था वह काला दिख रहा था। उस पर कुछ ऐसी भाषाएं और प्रतीक उकेरे गए थे जिन्हें हान सेन समझ नहीं पा रहा था। वह लोहे की एक पाइप जैसा लग रहा था जिस पर ढेर सारे शास्त्र लिखे हुए थे। हान सेन ने दूर से मिस्टर यांग को देखा और कहा, बूढ़े यांग, आकर देखो कि यह क्या है। मैंने जमीन की नाली पर लोहे का पाइप कैसे खोदा? मिस्टर यांग सचमुच डरे हुए लग रहे थे। हान सेन की बात सुनकर उनका शरीर कांप उठा। वे जमीन से उठे और खाई की तरफ दौड़े, झुककर देखने लगे। एक नजर डालने के बाद मिस्टर यांग का चेहरा और भी पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्मा ही चली गई हो। वे बुदबुदाए, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम बड़ी मुसीबत में हैं। लगता है तुम्हें पता है कि यह चीज क्या है। चूंकि मैंने इसे खोदकर निकाला है तो क्यों न तुम मुझे भी बता दो कि यह चीज क्या है।
हान सेन को उस चीज में बहुत दिलचस्पी हो रही थी। हान सेन बहुत जिज्ञासु व्यक्ति था। अगर वह जिज्ञासु न होता तो वह वहां तक नहीं पहुंच पाता। मिस्टर यांग ऐसे लग रहे थे मानो उन पर आसमान टूट पड़ा हो। वह जितना ज्यादा जिज्ञासु होता गया उतना ही ज्यादा ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर हो क्या रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं यह नहीं बता पाया कि यहाँ कोई बुरी आत्मा बसती है। इस जगह पर एक ऐसी चीज है जो नाड़ी दबाने में सक्षम है। हम 8 जन्मों के दुर्भाग्य से गुजर चुके हैं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ नाड़ी दबाने वाली कोई चीज है तो मैं यहाँ कभी जीन अंडा खोदने की कोशिश नहीं करता। मिस्टर यांग को बहुत पछतावा हुआ। उनका पेट मचलने लगा। बूढ़े यांग, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं तुम्हारे शरीर में ये लोहे की पाइप डाल दूंगा। हान सेन ने मिस्टर यांग को एक अप्रिय नजर से देखा। हालांकि वह विनम्र था, उसे लोगों का इस तरह बात करना पसंद नहीं था। उसने बहुत से डरे हुए लोगों का सामना किया था। हान सेन की ठंडी आंखें देखकर मिस्टर यांग को ठंडक महसूस हुई। उन्होंने झट से कहा, मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए मिस्टर। मैं ही थोड़े उत्तेजित होकर बोल रहा था। ये लोहे का पाइप नाड़ी दबाने वाली चीज होनी चाहिए। कुलीन लोग इसका इस्तेमाल जमीनी नाड़ी दबाने के लिए करते हैं। वे जमीनी पल्स को क्यों दबाते हैं? मिस्टर यांग को आखिरकार बोलते देख हान सेन के हाव भाव थोड़े दोस्ताना लग रहे थे। मिस्टर यांग ने आह भरी और कहा, जमीन की पल्स में एक बहुत ही दुष्ट जीन प्रजाति होती है। जब कुलीन वर्ग को ये पता चला तो वे नहीं चाहते थे कि जमीनी पल्स में मौजूद जीन प्रजाति कभी पैदा हो। बेशक उनके पास इसे नष्ट करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने जमीनी पल्स को दबाने के लिए एक वस्तु का इस्तेमाल किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और जीन प्रजाति पैदा करने न आए। क्या इसका मतलब है कि नीचे एक बेहद शक्तिशाली जीन अंडा दबा हुआ है? हान सेन बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों हाथों से काले लोहे के खंभे को पकड़ रखा था। वह उसे नीचे रखकर देखना चाहता था कि वह किस तरह के जीन अंडे को दबाए हुए है। हान सेन एक ऐसा किरदार था जिसने दुनिया जीत ली थी। उसे साधारण जीन अंडे ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतने दिलचस्प जीन अंडे उपलब्ध होने पर वह कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। इस बात की परवाह नहीं कि वह आक्रामक था या नहीं, हान सेन को इसकी परवाह नहीं थी। मिस्टर यांग ने उसे हैरानी से देखा। उनकी आत्मा लगभग डर गई। उन्होंने हाथ हिलाकर चिल्लाया, ऐसा मत करो मिस्टर। अगर वह जीन नस्ल पैदा हो गई तो यहाँ सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। मिस्टर यांग की बात पूरी होने से पहले ही हान सेन ने लोहे की पाइप जैसी दिखने वाली नाड़ी दबाने वाली चीज को पूरा 1 फुट बाहर खींच लिया। लोहे की पाइप भारी लग रही थी। हान सेन की ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं थी। हान सेन ने दोनों हाथों से एक एक पैर से लोहे की पाइप को बाहर निकाला। उसने पलक झपकते ही यह काम कर दिया। उसने 24 फुट लंबे काले धातु के खंभे को आसानी से जमीन से बाहर निकाल दिया। धमाका धमाका। जब धातु का खंभा जमीन से बाहर निकाला गया तो पूरा इलाका मानो कांप उठा। यहां तक कि प्राचीन देवनगर भी हिल गया। लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है। शुरुआती झटके के बाद कोई हलचल नहीं हुई। इससे लोग हैरान रह गए और सिर खुजलाने लगे। हे भगवान, हे भगवान! मिस्टर यांग जमीन पर गिरकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने नीचे हान सेन को देखा। उनका मुंह बत्तख की चोंच जैसा था। वे इतने सदमे में थे कि भागना ही भूल गए। हान सेन इतना आलसी था कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह धातु के खंभे के पास गया और गुफा में नीचे झांका। उसने नीचे अंधेरे में एक बैंगनी रोशनी टिमटिमाती देखी। वह अंधेरे में चमकते हुए एक गोले जैसी थी। गुफा बहुत छोटी थी, इसलिए उसका सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह जीन अंडे का एक हिस्सा है। वाकई एक जीन अंडा है। हान सेन खुश हो गया। जीन अंडे की जगह की पुष्टि करने के बाद उसकी चिंता खत्म हो गई। उसने बस अपना हाथ नीचे सरका दिया। एक जोरदार कच्चा की आवाज आई। हान सेन ने मिट्टी चीर दी। अचानक एक बड़ी दरार पड़ गई। नीचे सब कुछ अब साफ दिखाई दे रहा था। हान सेन उसे घूर रहा था। उसने देखा कि मिट्टी में 3 फुट बड़ा बैंगनी रंग का एक जेड अंडा है। सूरज की रोशनी में वह अजीब बैंगनी रंग से चमक रहा था। अंडे पर कई आकृतियां थीं। वे सभी प्रतीकों जैसे लग रहे थे। मिस्टर यांग, मैं इस जीन अंडे से कैसे निकल सकता हूं? हान सेन जीन अंडे के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बैंगनी रंग के अंडे के खोल को छुआ। हान सेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वह अंडे के खोल को छूकर ही दिल की धड़कन का पता लगा सकता था। मिस्टर यांग ने आह भरी और कहा, अगर आपके पास ईश्वरीय आत्मा का रक्त नाड़ी है तो आपको बस उसे छूना है।
इस तरह वह आपके हृदय की बात मानेगी। अगर वह आपकी आज्ञा मानने को तैयार है तो वह आपको संदेश देगी। लेकिन आप, मिस्टर। इससे पहले कि मिस्टर यांग अपनी बात पूरी कर पाते, हान सेन को पता चल गया कि वह क्या कहने वाले हैं। ईश्वरीय आत्मा रक्त पल्स के बिना मैं जीन रेस नहीं ले सकता। हान सेन के पास ईश्वरीय आत्मा रक्त पल्स नहीं था, इसलिए वह इसके साथ संवाद नहीं कर सकता था। ये सही है। अगर कोई आसान तरीका होता तो कोई भी ईश्वरीय आत्मा रक्त नाड़ी की जरूरत को इतना महत्व नहीं देता। कुछ देर रुकने के बाद मिस्टर यांग ने हान सेन को समझाने की कोशिश की, मिस्टर, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बस नाड़ी दबाने वाली चीज वापस रख दीजिए। हान सेन एक पल चुप रहा, फिर बोला, यह सही नहीं है। मुझे लगा था कि आपने कहा था कि कोई भी जीन प्रजाति विकसित कर सकता है। बेशक आप जीन प्रजाति विकसित कर सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ संयोजन नहीं कर सकते। आप इसे केवल पालतू जानवर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे यूं ही नहीं पाल सकते। अगर आपको कोई बहुत अच्छी और पालतू जीन प्रजाति मिलती है तो आप उसे पालतू बना सकते हैं। अगर आपको कोई दुष्ट जीन प्रजाति मिलती है और आप उसे नहीं रख सकते तो आपको उससे दूर भाग जाना चाहिए। ये जीन अंडा अब तक का सबसे दुष्ट होगा। अगर यह कभी फूटता है तो। मिस्टर यांग की बात पूरी होने से पहले ही कच्चा जैसी आवाज आए। जीन के अंडे का खोल ऊपर से टूट गया। दरारें तेजी से नीचे की ओर फैल गईं। इससे मिस्टर यांग इतने सदमे में आ गए कि उनका मुंह जम गया। हान सेन ने टूटते हुए जीन अंडे को दिलचस्पी से देखा। और भी दरारें दिखाई देने लगीं। कुछ ही देर में उसका ज्यादातर हिस्सा टूट गया। जल्द ही छेद से एक रोएदार सिर निकला। हान सेन ने थोड़ा और गौर से देखा। वह हैरान रह गया। उस बड़े, विशाल, बैंगनी अंडे के अंदर से निकली जीन प्रजाति का आकार मुट्ठी भर था। उसका शरीर गोलाकार था। वह एक बालों वाली गेंद जैसा दिखता था। उसके बाल लाल चमक रहे थे और उसकी पूंछ मुड़ी हुई थी। उसके कान नुकीले थे। आंखें अभी अभी खुली थीं और वे लाल लग रही थीं। जाहिर है वह एक बिल्ली थी। हान सेन को उसके आकार की वजह से झटका नहीं लगा था, बल्कि इसलिए कि वह छोटी बिल्ली अजीब लग रही थी। चाहे वह उसे कैसे भी देखे, वह एक घटिया बूढ़ी बिल्ली जैसी ही लग रही थी। ये छोटी सी बिल्ली बूढ़ी बिल्ली से बहुत छोटी थी, प्यारी लग रही थी। बूढ़ी बिल्ली जितनी बुरी नहीं लग रही थी। उन दोनों में और भी कई बातें थीं जो एक दूसरे से मिलती जुलती लगती थीं। जैसे आम बिल्लियों की पूंछ इतनी बड़ी नहीं होती। उसकी पूंछ लोमड़ी की पूंछ जैसी थी। उसके कान आम बिल्लियों से ज्यादा नुकीले और लंबे थे। वह लोमड़ी जैसी दिखती थी। फिर भी उस छोटी सी बिल्ली में एक आम बिल्ली से कुछ अलग था। हालांकि वह बूढ़ी बिल्ली जैसी ही दिखती थी। वह बिल्ली जैसी दिखती थी पर बिल्ली नहीं थी और लोमड़ी जैसी दिखती थी पर लोमड़ी नहीं थी। म्याऊं। छोटी बिल्ली अंडे से निकली। वह हान सेन के पास दौड़ी और म्याऊं करने लगी। हान सेन के पैरों के पास वह कांप रही थी। उसने अपने पंजों से हान सेन की पैंट में घुसने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। हान सेन ने हाथ बढ़ाकर बिल्ली को गर्दन से पकड़ा। उसने उसे अपने सामने रख लिया। उसने उस नवजात जीन प्रजाति की छोटी बिल्ली को गौर से देखा। बेशक वह काफी प्यारी लग रही थी, लेकिन वह बूढ़ी बिल्ली जैसी लग रही थी। हान सेन ने छोटी बिल्ली को गोद में उठा लिया। वह बहुत अच्छी लग रही थी। उसका गोल चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। उसने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और उसकी तरफ म्याऊं म्याऊं की। हान सेन ने छोटी बिल्ली को देखा और सोचा, ये नामुमकिन होना चाहिए। बूढ़ी बिल्ली मर चुकी है। अगर वह जिंदा भी होती तो अपनी उम्र नहीं बदल पाती और अपने जीन अंडे में वापस नहीं आ पाती। उसने मिस्टर यांग की तरफ देखा और पूछा, बूढ़े यांग, क्या यही वो जानलेवा जीन नस्ल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हान सेन ने छोटी बिल्ली को उठाया और गड्ढे से बाहर कूद गया। मिस्टर यांग उस छोटी सी बिल्ली को देखकर स्तब्ध रह गए जो हान सेन अपने हाथों में पकड़े हुए था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मिस्टर यांग ने धीरे से कहा, किसी जीन प्रजाति की दुष्टता का अंदाजा सिर्फ उसके रूप रंग से नहीं लगाया जा सकता। शायद वह बहुत छोटी है और अभी विकसित नहीं हुई है। खैर, अगर उसे दबाने वाली नाड़ी की वस्तु से दबाया जाए तो उसे देव नाड़ी और प्रकट हुए प्राचीन दुष्ट जानवर के साथ मिलाकर वह एक पीढ़ीगत दुष्ट जानवर ही होगा। देव नाड़ी का अजीब दृश्य और एक प्राचीन दुष्ट जानवर क्या होता है? हान सेन ने मिस्टर यांग को इसके बारे में पहले भी बात करते सुना था। अब जब उन्होंने फिर से इसका जिक्र किया था तो उसने सोचा कि उनसे पूछ ही लेना चाहिए। मिस्टर यांग ने उत्तर दिया, सामान्य लोग जीन नस्लों को राजा, ड्यूक, मार्किस, आर्ल, विस्काउंट और बैरन के रूप में जानते हैं। ये 6 स्तर हैं।
वे नहीं जानते कि एक उच्चतर जीन नस्ल भी है। जब उस जीन नस्ल का जन्म होगा तो एक गॉड पल्स वियत सीन और एक प्राचीन दुष्ट जानवर होगा। ये गॉड पल्स वियत सीन का संकेत है। किंवदंतियों के अनुसार यह एक अत्यंत दुष्ट ज़ैनोजेनिक के अस्तित्व में आने का संकेत है। ये बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या ये सिर्फ जीन रेस है? हान सेन ने छोटी बिल्ली को अपने पास बिठाया और उसे देखा। हालांकि वह बूढ़ी बिल्ली जैसी दिखती थी, उसमें कोई खास बात नहीं थी। हान सेन ने छोटी बिल्ली को उठाया। उसका शरीर नीचे की ओर था। वह बड़ी बड़ी मासूम आंखों से हान सेन को घूर रही थी। वह किसी मासूम सी चीज की तरह लग रही थी जिसे कुछ भी पता नहीं था। इस बारे में आमतौर पर ईश्वरीय स्पंदन वाले अजीब दृश्य वाली जीन प्रजातियां काफी मजबूत होती हैं, मिस्टर यांग ने झिझकते हुए कहा। अभी ये बहुत छोटा है। इसे विकसित होने में शायद कुछ समय लगेगा। हालांकि जीन प्रजाति एक दुष्ट जानवर रही होगी, लेकिन उसका रूप रंग एक दुष्ट जानवर की कल्पना से बिल्कुल उलट था। वे बेमेल थे, यहां तक कि मिस्टर यांग को भी खुद पर शक होने लगा था। आमतौर पर हर जगह लाल धूल और हर समय आपदाएं छाई रहती थीं। ये किसी दुष्ट राक्षस के जन्म लेने के संकेत थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। हान सेन ने छोटी बिल्ली को देखते हुए पूछा, मैं इसे कैसे बड़ा करूं? क्या मैं इसे बिल्ली का खाना खिलाऊं? एक जीन प्रजाति को विकसित होने के लिए दूसरे जीन के अंडों या दूसरी जीन प्रजातियों को खाने की जरूरत होती है, मिस्टर यांग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। इसे विकसित करने के लिए सामान्य भोजन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये तो परेशानी वाली बात होगी। मैं इसे खिलाने के लिए कई जीन प्रजातियां कहां से ढूंढूंगा? हान सेन थोड़ा परेशान हुआ। जीन के अंडे खोदना बहुत ही कष्टदायक था, खासकर ढेर सारी जीन प्रजातियां ढूंढने के लिए। हान सेन को नहीं लगता था कि उसे जो भी रास्ता चुनना होगा वह आसान होगा। यह अभी बहुत छोटा है। निम्न स्तरीय जीन अंडे और जीन प्रजातियां इसे पोषण देने के लिए पर्याप्त हैं। आपको इसे एक बार विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। जब यह बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि यह सामान्य जीन अंडे और जीन प्रजातियों को पचा ना पाए। इसे विकसित होते रहने के लिए हर बार उच्च स्तरीय जीन प्रजातियों की आवश्यकता होगी। कुछ देर रुककर मिस्टर यांग ने पूछा, मिस्टर, क्या आप सचमुच उसे पालने वाले हैं? यह एक दुष्ट जानवर है और आप आत्माओं से कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर आप इसे वश में कर लेंगे तो विश्वासघात करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तो बस एक ही खेलूंगा। हान सेन ने छोटी बिल्ली को गोद में लिया। उसने उसे देखा और पूछा, मैं तुम्हें छोटी बिल्ली क्यों नहीं कहता? हान सेन चीजों का नाम रखने में बहुत बुरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पुरानी बिल्ली की ही नस्ल की हो, इसलिए उसका नाम छोटी बिल्ली रखने में कोई हर्ज नहीं था। इस तरह पुरानी बिल्ली को अब भी पुरानी बिल्ली ही कहा जा सकता था। इससे बहुत सी मुसीबतें बच गईं। म्याऊं, छोटी बिल्ली समझ गई। उसने हान सेन को प्यार से म्याऊं किया, मानो उसे मिले नाम से वह खुश हो। बूढ़े यांग, कृपया मेरे लिए कुछ और भगवान की दालें ढूंढ दो। हम कुछ और जीन अंडे खोद लेंगे। हान सेन को समझ आ गया था कि वह जीन अंडों के साथ संयोजन नहीं कर सकता। उसे अब जीन अंडों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस छोटी बिल्ली को खिलाने के लिए जीन अंडे चाहता था। ठीक है, मिस्टर यांग के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने बिल्ली की ओर द्वंद्वात्मक भावों से देखा और कहा, हाल के वर्षों में, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जमीनी दालों की संख्या बढ़ गई है। अब बहुत सारे जीन अंडे उपलब्ध हैं। पहले जमीनी दालों में 2 जीन अंडे मिलना बहुत दुर्लभ था। हाल ही में हम जमीनी दालों में 3 या 4 जीन अंडे विश्वसनीय रूप से ढूंढने में कामयाब रहे हैं। आपके लिए कुछ निम्न स्तरीय जीन अंडे ढूंढना हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर यह पहले होता तो ये बहुत मुश्किल होता। हान सेन ने 24 फुट लंबे धातु के खंभे को देखा और उसके पास चला गया। उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लकड़ी उठा रहा हो। इस चीज की कुछ कीमत तो होगी, हान सेन ने कहा। शायद मैं इसे कुछ जीन अंडों के बदले में बेच सकूं। मिस्टर यांग ने उसे अजीब नजरों से देखा। उन्होंने कहा, एक दबा हुआ दाल का सामान बहुत कीमती होता है, लेकिन उसका मालिक शायद कोई बहुत मशहूर और ताकतवर इंसान होगा। अगर मालिक ने तुम्हें इसे बेचते हुए देख लिया तो तुम्हारी बढ़ती परेशानियों की सूची में एक और चिंता का विषय जुड़ सकता है। हान सेन को अपनी चिंता की परवाह नहीं थी। वह खंभे को पकड़े रहा। वह मिस्टर यांग के पीछे खड़ा रहा। वे दोनों जमीनी दालों की तलाश में आगे बढ़ते रहे। वे और जीन अंडे ढूंढने के लिए उत्सुक थे। जैसा कि मिस्टर यांग ने कहा था, जमीनी नालियों को ढूंढना मुश्किल नहीं था। 10 मील चलने के बाद वे एक और जमीनी नाली पर पहुंचे।
इस बार कोई भयावह घटना नहीं हुई। वे दोनों जल्द ही जमीन से एक मुट्ठी भर सफेद अंडा खोदने में कामयाब हो गए। मिस्टर यांग ने देखा। उन्होंने बताया कि यह एक बैरन क्लास जीन प्रजाति का जहरीला सांप का अंडा था। यह एक आम जीन प्रजाति थी। प्राचीन देवनागरी में कई लोग इस जीन प्रजाति का इस्तेमाल करते थे। अगर यह कुछ खास नहीं था तो हान सेन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने जहरीले सांप का अंडा छोटी बिल्ली को दे दिया। उसने उसे उसके मुंह के सामने रख दिया। छोटी बिल्ली उत्तेजित हो गई। उसने अपनी जीभ निकालकर अंडे के किनारों को चाटना शुरू कर दिया। वह चाटती रही और म्याऊं म्याऊं करती रही, जिससे पता चलता था कि उसे उससे कितना प्यार है। छोटी बिल्ली का सिर तो बड़ा नहीं था, लेकिन उसका पेट बड़ा था। उसने मुट्ठी भर सांप का अंडा एक ही बार में निगल लिया। खाने के बाद उसका पेट बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं लग रहा था। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली का बच्चा और खाना चाहता था। हान सेन को मिस्टर यांग को और जीन अंडों की तलाश में आगे ले जाना पड़ा। दोनों को ज्यादा देर चलना ही नहीं था कि उन्हें पीछे से घोड़े के खुरों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक विशालकाय दबंग कीड़ा उनकी तरफ आ रहा था। मिस्टर यांग चौंक गए। वह इतना डर गए कि चिल्लाए, क्या शिबो ने बदला लेने के लिए औरों को भेज दिया है? ये शिबो नहीं है, ये पीसफुल है और उससे उम्र में छोटा कोई है। हान सेन की आंखें तेज थीं। लोग दूर थे, लेकिन वह देख पा रहा था कि उस दबंग कीड़े की पीठ पर कौन बैठा है। बेशक जब वह दबंग कीड़ा पास आया तो मिस्टर यांग ने पीसफुल को देखा। पीसफुल के बगल में सफेद कपड़ों में एक सुंदर आदमी खड़ा था। जब वह दबंग कीड़ा रुका तो वह हान सेन से 15 फीट से भी कम दूरी पर था। सफेद कपड़ों वाला वह आदमी लगभग 13-14 साल का लग रहा था। उसने हान सेन को दिलचस्पी से देखा। पीसफुल, क्या यही वह आदमी है जिसने अपने नंगे हाथों से एक दबंग कीड़े को मार डाला था? हाँ मिस्टर व्हाइट, पीसफुल ने विनम्रता से जवाब दिया। मिस्टर यांग चौंक गए। पीसफुल ड्रैगन सॉन्ग शहर के नेता की पोती थी। उसकी पहचान प्रतिष्ठित थी। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह भी उस आदमी के प्रति बहुत सम्मान दिखा रही हो। इससे पता चलता था कि वह और भी ज्यादा कुलीन था। क्या तुमने सचमुच एक दबंग कीड़े को मारने के लिए अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल किया था? सफेद कपड़ों वाले आदमी ने दबंग कीड़े की पीठ से कूदते हुए पूछा। वह हान सेन के पास गया। हाँ, मैंने किया। हान सेन ने सिर हिलाया और इनकार नहीं किया। ऐसी स्थिति में क्या आप इस दबंग कीड़े को मार सकते हैं? सफेद कपड़े पहने आदमी ने उस घोड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा जिस पर वे सवार होकर आए थे। हालांकि वह दबंग कीड़ा अभी अभी वयस्क हुआ था, फिर भी वह शिबो के कीड़े से ज्यादा ताकतवर था। उसका सिर उससे दोगुना बड़ा था। तुम्हारा और मेरा कोई झगड़ा नहीं है, हान सेन ने कहा। मैं तुम्हारे दबंग कीड़े को क्यों मारूंगा? यह मेरा दबंग कीड़ा नहीं है, यह उसका है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम सचमुच अपने नंगे हाथों से किसी दबंग कीड़े को मार सकते हो। सफेद कपड़ों वाले युवक ने बोलते हुए पीसफुल की ओर इशारा किया। पीसफुल को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। जाहिर था वो उस सफेद कपड़ों वाले आदमी से डर रही थी। मैं तुम्हें क्यों दिखाना चाहूंगा? तुम्हारे इस दबंग कीड़े को मारने का क्या मतलब है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उस युवक ने उसे अजीब सा एहसास दिलाया। हान सेन की बात सुनकर सफेद कपड़ों वाला युवक मानो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने कहा, अगर तुम सचमुच अपने नंगे हाथों से एक दबंग कीड़े को मार सकते हो तो मैं तुम्हें अपना नौकर बना लूंगा। सफेद कपड़ों वाले आदमी ने यह बात ऐसे कही जैसे ये बिल्कुल सामान्य बात हो, मानो हान सेन उसका नौकर बनकर खुशकिस्मत होता। ये सुनकर मिस्टर यांग को लगा कि अब तो मामला बिगड़ने वाला है। वह जानते थे कि हान सेन किस तरह का इंसान है। वह इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। किसने सोचा होगा कि हान सेन की प्रतिक्रिया मिस्टर यांग को हैरान कर देगी। वो नाराज नहीं था, वो तो हंसा था। हान सेन ने उस दबंग कीड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा, मुझे आपका नौकर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे मार दूं तो क्या मैं इसका शरीर ले सकता हूं? उसके बाद उसने मिस्टर यांग की ओर देखा और पूछा, बूढ़े यांग, क्या वह जीन रेस छोटी बिल्ली के लिए भोजन हो सकती है? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। मिस्टर यांग के हाव भाव अजीब लग रहे थे। एक नवजात जीन प्रजाति को खिलाने के लिए राजा श्रेणी की जीन प्रजाति का इस्तेमाल करना जरूरत से ज्यादा लग रहा था। हालांकि यह संभव था, लेकिन इसका नतीजा बस बर्बादी ही हो सकता था। बिल्कुल, आप कर सकते हैं। सफेद कपड़ों वाले युवक ने जल्दी से सिर हिलाया। पीसफुल बहुत उदास लग रही थी। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन बस धीरे से बुदबुदा रही थी और कुछ भी बोल नहीं पा रही थी।
सफेद कपड़ों वाले युवक ने पीसफुल की तरफ देखा और उसे काम शुरू करने के लिए उकसाया। पीसफुल, जल्दी करो और अपने दबंग कीड़े को उस पर हमला करने के लिए बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह सचमुच अपने नंगे हाथों से उस दबंग कीड़े को मार सकता है। पीसफुल की आंखें फड़क उठीं। वह उस अनुरोध को स्वीकार करने में उलझी हुई लग रही थी। आखिरकार उसने सफेद कपड़ों वाले युवक की बात मान ली। उसने उस दबंग कीड़े को हान सेन पर हमला करने का आदेश दिया। ये दबंग कीड़ा शिबो के दबंग कीड़े से अलग था। इसका कवच काला था लेकिन उसमें सुनहरी चमक थी। इसकी शक्ति और गति शिबो के दबंग कीड़े से कहीं ज्यादा थी। क्या तुम मेरे दबंग कीड़े को बिल्ली के खाने की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम नरक में जाओ। पीसफुल मन ही मन गुस्से में थी। उसे उम्मीद थी कि दबंग कीड़ा हान सेन को एक ही घूंट में निगल जाएगा। उस दबंग कीड़े का शरीर बहुत बड़ा था लेकिन उसकी गति काफी डरावनी थी। वह बिल्कुल पिस्सू जैसा था। हान सेन के सामने टेलीपोर्ट होते ही उसका शरीर थोड़ा धुंधला हो गया। उसका मुंह लंबे दांतों से भरा था जो हान सेन को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हान सेन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और नीचे एक मुक्का मारा। धमाका! उस दबंग कीड़े का सिर जमीन में धंस गया। दिमाग का रस हर जगह फैल गया। उसकी सीधे हत्या कर दी गई। पीसफुल की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। इससे पहले हान सेन एक छोटे दबंग कीड़े को मुक्का मार चुका था, लेकिन उसका दबंग कीड़ा एक वयस्क था। फिर भी हान सेन उसका दिमाग नष्ट करने में कामयाब रहा। ये यकीन करना बेहद मुश्किल था। सफेद कपड़ों वाला युवक पास से ये सब देखकर दंग रह गया। उसने ताली बजाई और कहा, बहुत दिलचस्प है। तुम सचमुच अपने नंगे हाथों से एक दबंग कीड़े को मार सकते हो। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हान सेन ने युवक की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपना वादा निभाओगे? बिल्कुल। शांति, उसे अपने दबंग कीड़े का शरीर दे दो। सफेद कपड़ों वाला युवक हान सेन के पास गया। चलते हुए उसने पूछा, तुम्हारा नाम हान सेन है ना? क्या तुम रक्त नाली के साथ पैदा हुए थे? अगर हाँ तो तुम्हारी रक्त नाली क्या है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? उसके बाद सफेद कपड़ों वाले उस युवक ने हान सेन की मांसपेशियों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा करते हुए वह उत्सुक लग रहा था। श्रीमान, नहीं। सफेद कपड़ों वाला युवक अभी हान सेन को छू भी नहीं पाया था कि एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह हान सेन के पास नहीं जा सका। क्या मैंने तुम लोगों से अनुरोध नहीं किया था कि मेरे पीछे मत आओ? तुम यहाँ क्यों हो? सफेद कपड़ों वाला युवक खुश नहीं लग रहा था। वह पागलों की तरह उस व्यक्ति को देख रहा था। मेरी गलती। वह आदमी उस युवक के सामने घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह टस से मज नहीं होगा। उसने सिर झुकाकर कहा, यह आदमी बहुत खतरनाक है। कृपया खुद को खतरे में न डालें। सफेद कपड़ों वाला युवक ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं तो बस उससे बात करना चाहता था। इसमें खतरा क्या है? अभी वापस जाओ। श्रीमान, जरा सोचिए। वो आदमी युवक के सामने ऐसे खड़ा रहा मानो जाने वाला ही नहीं है। मैं उस दबंग कीड़े को ले जा रहा हूं। हान सेन को एहसास हुआ कि सफेद कपड़ों वाला वह युवक कोई खास है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सफेद कपड़ों वाले युवक की तरफ हाथ हिलाया और दबंग कीड़े के पास चला गया। उसने उसका शरीर उठाया और जाने की योजना बनाई। कष्टप्रद कमीने, मेरे रास्ते से हट जा। सफेद कपड़ों वाला युवक बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा था। उसने घुटनों पर बैठे आदमी को लात मारकर रास्ते से हटा दिया और हान सेन के पास चला गया। हान सेन, अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बहुत धन दौलत देने का वादा कर सकता हूं, सफेद कपड़ों वाले युवक ने भावुक होकर कहा। तुम मुझे अपने साथ इतनी जोर से क्यों ले जाना चाहते हो? हान सेन ने चलते हुए पूछा। मेरी बड़ी बहन की जीन प्रजाति बहुत शक्तिशाली है, सफेद कपड़ों वाले आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। मैं हारता रहता हूं और आखिरकार वह मुझे परेशान करती है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जीन प्रजाति को हराने में मेरी मदद करो ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। हान सेन ने आंखें घुमाई, मैं इंसान हूं। मैं किसी जीन प्रजाति का नहीं हूं। मुझे पता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि मनुष्य किसी अखाड़े में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, युवक ने गंभीरता से कहा। मैं नहीं जा रहा, हान सेन ने कहा। बोलते हुए उसने उस युवक की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मुझे लगा था कि तुम्हें जीन नस्लों के शरीर चाहिए, सफेद कपड़ों वाले युवक ने जल्दी से कहा। अगर तुम मेरी बड़ी बहन की जीन नस्ल को मार सकते हो तो तुम शरीर ले सकते हो। रुचि नहीं है। हान सेन ने प्रस्ताव ठुकराने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचा। उसे वास्तव में जीन रेस की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें 10 जीन अंडे दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें 20 दूंगा। युवक बार बार प्रस्ताव देता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हार मानने वाला नहीं था।
हान सेन उसे अनदेखा करता रहा और चलता रहा। सफेद कपड़ों वाला युवक हार मानने को तैयार नहीं था। वह हान सेन का पीछा करता रहा और उसे मनाने की कोशिश करता रहा। पीसफुल और गार्ड उस युवक का पीछा कर रहे थे। वे सतर्क थे। वे हान सेन को घूर रहे थे। उन्हें डर था कि हान सेन उस युवक के साथ कुछ बुरा न कर दे। हान सेन उस युवक से परेशान हो रहा था। उसने पीसफुल की ओर इशारा करते हुए सहजता से कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उस अखाड़े में जाऊं, तो उसे मेरी गुलाम बना दो। पीसफुल क्रोधित हो गया और पूछा, तुमने अभी क्या कहा? यह सुनकर वह युवक बहुत खुश हुआ। उसने हान सेन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सच में यही कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, हान सेन ने हंसते हुए कहा। पीसफुल, मेरे लिए वो करो, सफेद कपड़ों वाले युवक ने पीसफुल से कहा। हान सेन और पीसफुल के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। हान सेन ने सोचा, हे भगवान, ये कैसा जमींदार का बेवकूफ बेटा है। सच में मान गया। पीसफुल ड्रैगन सॉन्ग शहर के नेता की पोती थी। आम लोग हान सेन की शर्त से सहमत नहीं होते। यहां तक कि बिग किन साम्राज्य का राजा भी अपने बच्चों के अधीनस्थों का अपमान नहीं करता। फिर भी सफेद कपड़ों वाला वह युवक फौरन पीसफुल को हान सेन को गुलाम के तौर पर देने के लिए राजी हो गया। ऐसा कहना उसकी कितनी मूर्खता थी। पीसफुल घुटनों के बल बैठ गया और गुस्से से बोला, मिस्टर, कृपया मुझे मृत्यु प्रदान करें। यहां तक कि गार्ड ने भी सफेद कपड़े पहने युवक को अजीब नजरों से देखा, लेकिन उसने अपनी जुबान पर काबू रखा। ये सुनकर कि पीसफुल मरना चाहता है, सफेद कपड़ों वाला युवक स्तब्ध रह गया। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन पहरेदार अचानक चिल्लाया, सावधान साहब। उसके बाद पहरेदार का शरीर एक अजीब सी रोशनी से चमक उठा। उसकी पीठ पर पंख और सिर पर अजीब से सींग उभर आए। उसने आसमान में एक मुक्का मारा। आसमान से बिजली गिरी। पहरेदार झुलसकर भस्म हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। हान सेन ने पलट कर देखा। उसने देखा कि सफेद पंखों वाली एक खूबसूरत औरत सफेद पोशाक पहने, बिजली कड़कती हुई, सामने आ रही है। वह किसी क्रोधित देवदूत की तरह आसमान से उतरी है। सफेद कपड़ों वाले युवक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह हान सेन के पीछे गया और उसके कपड़े पकड़ लिए। हान सेन मकान मालिक के बेवकूफ बेटे को घर से निकाल देने वाला था, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते नहीं थे। उसे नहीं पता था कि वह लड़का अच्छा है या बुरा, और वह उसकी ढाल नहीं बनना चाहता था। खूबसूरत परी जैसी औरत अंतरिक्ष को चीरती हुई आ पहुंची। उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। उसने एक लंबी तलवार हान सेन की ओर तान दी। आकाश में भयानक गड़गड़ाहट गूंजी और अंतरिक्ष को चीरती हुई। जाहिर है कि वह हान सेन और उसके पीछे सफेद कपड़ों वाले युवक को कोयला बना देने की कोशिश कर रही थी। हान सेन कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह दूसरों को उसे परेशान भी नहीं करने देना चाहता था। इसलिए उसने अंतरिक्ष से आती बिजली पर मुक्का मारा। पीसफुल उनके बगल में थी। वह चिल्लाई, सावधान। उसने देव वर्ग की जीन जाति बिग स्पेस थंडर गॉड ईगल के साथ गठबंधन कर लिया है। बिग स्पेस थंडर गॉड सब कुछ नष्ट कर सकता है और हजारों मील की यात्रा कर सकता है। इसे कम मत आंको। बिजली बहुत तेजी से गिरी। पीसफुल की बात पूरी होने से पहले ही हान सेन की मुट्ठी उस डरावनी बिजली पर पड़ चुकी थी। धमाका। बिजली की बत्ती फूट पड़ी। हान सेन ने उस डरावनी बिजली को उड़ा दिया। वह आसमान में टिमटिमाती रही। उससे हान सेन को कोई चोट नहीं लगी और वह सफेद कपड़ों वाले युवक के शरीर में नहीं पहुंची। पीसफुल का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपना मुंह भी बंद नहीं कर पा रही थी। अपने शरीर से विशाल अंतरिक्ष देवता थंडर के विरुद्ध जाना और उसे कोई नुकसान न पहुंचना अविश्वसनीय था। यह उसकी कल्पना से परे था। आसमान में बैठी खूबसूरत महिला भी चौंक गई, लेकिन बस एक पल के लिए। अगले ही पल उसने अपनी लंबी तलवार घुमानी शुरू कर दी। कई बड़े अंतरिक्ष देवता बिजली की तरह हान सेन पर टूट पड़े। इस दुनिया में वाकई अभी भी कुलीन लोग हैं। हान सेन की मुट्ठी थोड़ी सुन्न हो गई। हालांकि बिजली उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन उसे बुरा लगा। और भी गड़गड़ाहट को अंतरिक्ष से चीरते हुए आते देख हान सेन ने उनका स्वागत करने के लिए अपनी मुट्ठी वापस लहराई। एक के बाद एक मुक्कों से उसने आती हुई बिजली को तोड़ दिया। हर तरफ चिंगारियां फूट पड़ीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देव युद्ध गड़गड़ाहट और चिंगारियां बरसा रहा हो। ये देखकर मिस्टर यांग और पीसफुल स्तब्ध रह गए। मिस्टर यांग को लगा कि हान सेन कोई इंसान नहीं है। पीसफुल ने हान सेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी असली इंसान को नहीं देख रही हो। हान सेन के पीछे खड़े होकर सफेद कपड़ों वाला वह युवक खुश लग रहा था। हान सेन के मजबूत शरीर के पीछे छिपकर उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया में डरने की कोई बात ही नहीं है।
वह चिल्लाया, हान सेन, क्या तुम्हें नौकरानियां पसंद नहीं? जाओ उस ताकतवर औरत को पकड़ो। मैं उसे और पीसफुल को तुम्हारी नौकरानियां बना दूंगा। जब हान सेन ने उसे यह कहते सुना तो उसे लगा कि यह बहुत मजेदार और बेतुका है। हान सेन किसी भी लड़की को पा सकता था, लेकिन उसे कभी भी औरतों का जुनून नहीं रहा। इसके अलावा वह उस दिव्य सुंदर स्त्री को आसानी से हरा सकता था। उसे उस युवक से कुछ भी पाने की जरूरत नहीं थी। पीसफुल, जो उनके बगल में था, हान सेन से भी बदतर लग रहा था। उस बेवकूफ मकान मालिक को अभी भी यह याद था। हान सेन ने 1 दर्जन बिजली के झटके रोके। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ बिजली से सूज जाएंगे। उसने देखा कि उस खूबसूरत महिला का लगातार वीर्यपात हो रहा था। उसने सोचा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बहुत बुरा होगा। वह उछल पड़ा और उस दिव्य खूबसूरत महिला की ओर दौड़ पड़ा। हान सेन के पास कोई चारा नहीं था। उसका शरीर दुनिया से विमुख हो रहा था। वह अब उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे कूदना पड़ा। वह जितनी तेजी से कूदता उतनी ही ज्यादा शक्ति खर्च करता। इसका मतलब था कि उसे और भी ज्यादा पाबंदियां महसूस होने लगीं। हान सेन का शरीर मानो आसमान में उड़ती तोप की तरह था। उस खूबसूरत औरत ने अपने पंख फड़फड़ाए। बिजली की तरह वह और ऊंचाई पर उड़ने लगी। हान सेन को कुछ भी हाथ नहीं लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। खूबसूरत औरत ने उसके उतरने का इंतजार नहीं किया। उसने बिना किसी भावना के अपनी लंबी तलवार लहराई। उसका शरीर बिजली की तरह चमक रहा था। उसकी तलवार मानो बिजली के एक तेज बोल्ट जैसी थी। बिजली के बीच उसका शरीर टिमटिमा रहा था, जो मानो किसी तेज तलवार के आर पार हो रही हो। ये सब हान सेन की देखभाल के लिए तैयार था। ये औरत पागल है। इसने एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी हमें मारने की कोशिश में यहां आ गई है। ये बिल्कुल जमींदार के बेवकूफ बेटे जैसी है। हान सेन उदास हो गया। वह हवा में ताकत नहीं लगा पा रहा था और न ही उसके हमलों से बच पा रहा था। आगे बिजली चमकना तो ठीक था, लेकिन हान सेन पीछे की बिजली को रोक नहीं पाया। जब बिजली उसकी पीठ पर गिरी तो उसका शरीर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसे चाबुक से मार पड़ी हो। यद्यपि वह शक्ति उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता था। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। दुनिया उसकी शक्ति को पीछे धकेलने के बावजूद उस पागल औरत की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर भी उसके पास उड़ने और बिजली गिराने की शक्तियां थीं। हान सेन उसे छू नहीं पा रहा था। उसे मजबूरन हार का सामना करना पड़ रहा था। हान सेन उदास था, तभी उसकी बाहों में लिपटी छोटी बिल्ली ने मीठी सी म्याऊं की। तभी हान सेन ने छोटी बिल्ली के शरीर में एक लाल रोशनी टिमटिमाती देखी। एक लाल रोशनी उसके शरीर में समा गई। हान सेन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में अचानक एक गर्म शक्ति प्रवाहित हो गई हो, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। अगले ही पल वह शक्ति उसके पूरे शरीर में गर्जना करने लगी। हान सेन कुछ भी पकड़ नहीं पाया। वह आकाश में दहाड़ा, म्याऊं। उस बिल्ली की आवाज सुनकर आसमान और जमीन हिल गए। हान सेन के सिर पर लाल बिल्ली के कान उगाए। उसके पीछे एक रोएदार बिल्ली की पूंछ भी उगाई। उसकी आंखें भी छोटी बिल्ली की तरह लाल हो गईं। आखिरकार उसने एक जेनोजेनिक जीन इस्तेमाल कर ही लिया। पीसफुल स्तब्ध सी दिखी। उसने हान सेन की तरफ देखा, जानना चाहती थी कि सर्वशक्तिमान हान सेन कौन सा जेनोजेनिक जीन इस्तेमाल कर रहा है। मिस्टर यांग का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में अंडा फंस गया हो और वे न तो चीख पा रहे थे और न ही निगल पा रहे थे। उनका चेहरा बेहद अजीब लग रहा था। नहीं, यह असंभव है। क्या वह एक जीन प्रजाति नहीं है? एक जीन प्रजाति के कारण कैसे बदल सकती है? मिस्टर यांग का दिमाग विचारों से इतना भरा हुआ था कि वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। हान सेन ने उस खूबसूरत महिला की तरफ देखा जो बिजली की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में कोई अजीब सी शक्ति भर रही थी। उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थीं। उस सुंदर स्त्री ने हान सेन को एक जीन जाति के साथ मिलकर रूपांतरित होते देखा। उसकी वज्र शक्ति और भी प्रबल हो गई। उसने अपने हाथों में एक लंबी तलवार पकड़ी और हान सेन पर वार कर दिया। वज्र एक अजीब पक्षी की तरह इकट्ठा हुआ। वह हान सेन के सामने वार करता हुआ आया। वेदना। हान सेन की आंखें लाल हो गईं। उसने 2 लाल बत्तियां जलाईं। उसने थंडर ईगल को उड़ा दिया। लाल बत्ती रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लेज़र आसमान में उड़ रहा हो। हर जगह फूल थे। 2 लाल रोशनियां उस औरत के शरीर को चीरती हुई निकल गईं। वह चीखी और पागलों की तरह हान सेन को देखने लगी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बिजली की तरह बिजली बनकर भागने लगी। अचानक वह बादलों में खो गई और गायब हो गई।
हान सेन की आंखों से रोशनी निकलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की अजीब सी शक्ति कम हो रही है। वह दूसरी रोशनी नहीं निकाल पा रहा था। औरत चली गई और हान सेन के अंदर की शक्ति भी चली गई। वह एक लाल रोशनी में बदल गई जो उससे निकल रही थी। वह फिर से इकट्ठा होकर छोटी बिल्ली जैसी दिखने लगी। अब छोटी बिल्ली बहुत कमजोर लग रही थी। उसके नन्हे पंजों ने हान सेन के कपड़े जकड़ लिए थे। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसने म्याऊं की आवाज निकाली। हान सेन खुश हुआ। उसने छोटी बिल्ली को गले लगाया और उसकी तारीफ की। बुरा नहीं, बुरा नहीं। आखिर तुम पर दावा करना इतना बुरा विचार भी नहीं था। तुम उस बुरी बिल्ली से कहीं बेहतर हो। लगता है मैं इस दुनिया की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हान सेन ने छोटी बिल्ली के शरीर को देखा और पाया कि वह बस थोड़ा कमजोर था। उसने चिंता करना छोड़ दिया और खुश महसूस किया। उसे लगा था कि वह जीन रेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। श्रीमान युवराज, मुझे खेद है कि मैं आपको बचाने में बहुत देर कर गया। मुझे मर जाना चाहिए था। एक बहुत ही तीखी आवाज सुनाई दी, जो न तो पुरुष की लग रही थी और न ही महिला की। अचानक 1 दर्जन साए प्रकट हुए। वे सभी सफेद कपड़ों वाले उस जवान के सामने घुटनों के बल बैठ गए। रेजिमेंट के नेता ने बहुत माफी मांगी। बेकार गुलाम, सफेद कपड़ों वाला युवक गुस्से से चिल्लाया। अगर हान सेन ने मुझे नहीं बचाया होता तो वह औरत मुझे कोयला बना देती। तुम लोग बेकार हो। हाँ, हम मरने के लायक हैं। दर्जन भर लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ और कहें। वे बस जमीन पर गिरकर बार बार माफी मांगते रहे। क्या बकवास है। क्या ये कोई टीवी शो फिल्मा रहे हैं। हान सेन ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। हालांकि ब्रह्मांड में एक अनुभवजन्य व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन उसे इतना हास्यास्पद नहीं होना चाहिए था। सफेद कपड़ों वाले युवक ने उन आदमियों की बात अनसुनी करते हुए हान सेन से कहा, हान सेन, तुमने मुझे बचा लिया। तुम मेरे महल में वापस क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बोलते हुए वह खुश लग रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस राज्य से आए हैं? हान सेन ने सफेद कपड़े पहने युवक को जटिल भाव से देखा। ये बड़ेकिन साम्राज्य की धरती है और मैं बड़ेकिन साम्राज्य का युवराज हूँ, सफेद कपड़ों वाले युवक ने घमंड से कहा। मेरा उपनाम किन है, लेकिन मेरा नाम बाई है। बस मुझे मेरे नाम से पुकारो। हान सेन का चेहरा उलझन में लग रहा था। उसने सोचा, किन शियू जिंदगी भर ताकतवर रहा। उसका बच्चा इतना बेवकूफ क्यों होगा? लगता है जीन्स ज्यादा भरोसेमंद नहीं होते। श्रीमान युवराज, मैं महल नहीं जाऊंगा, हान सेन ने कहा। अगर आप सचमुच मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मुझे एक उच्च श्रेणी का जीन अंडा दे दीजिए। हान सेन की बात सुनकर किन बाई सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से पूछा, क्या तुम्हें उच्च श्रेणी के जीन अंडे चाहिए? यह मुश्किल नहीं है। महल में एक प्राचीन कुआं है जिसमें उच्च श्रेणी का जीन अंडा है। मुझे लगता है कि इसका स्तर बहुत ऊंचा है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जीन अंडा दूंगा। हान सेन के जवाब देने से पहले ही जमीन पर घुटनों के बल बैठे लोगों के चेहरे बदल गए। जिसकी आवाज न तो पुरुष की थी और न ही महिला की। उसने कहा, श्रीमान, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बिगकिन साम्राज्य की भाग्य दमन वस्तु है। आप इसे हिला नहीं सकते। अगर राजा को पता चला तो वह क्रोधित हो जाएगा। राजा का जिक्र सुनते ही किन बाई डर गया। उसने अपना स्वर बदला और कहा, कोई बात नहीं। अगर वह मेरे साथ आने को तैयार है तो मैं उसे एक उच्च स्तरीय जीन अंडा दूंगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद युवराज, लेकिन मुझे कुछ काम है। मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा। हान सेन को अभी उस इलाके के बारे में पता नहीं था। वह बिगकिन पैलेस नहीं जाना चाहता था। अगर दुनिया उसके शरीर पर पाबंदियां न लगाती तो उसे डर नहीं लगता। अब उसे कम ही रहना पड़ता। किन बाई सचमुच चाहता था कि हान सेन उसके साथ जाए, लेकिन हान सेन जिद पर अड़ा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह नहीं जाएगा। वह कुछ नहीं कर सकता था। जाते हुए वह बार बार पीछे मुड़ जाता था। वह हान सेन से बार बार कहता था कि अगर वह कभी राजधानी आए तो उसे ढूंढे। वह हान सेन के लिए सबसे अच्छा जीन अंडा तैयार करेगा। आखिरकार किन बाई चला गया। पीसफुल उसके साथ नहीं गया। पीसफुल ने हान सेन की ओर देखा और पूछा, हान सेन, क्या आप व्यापार स्थापित करने में रुचि रखते हैं? हान सेन ने उस दबंग कीड़े का शरीर उठाया और चलते हुए पूछा, कौन सा व्यापार? क्या तुम्हें कुछ जीन नस्लों और जीन अंडों की जरूरत नहीं है? पीसफुल ने पूछा, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां कई जीन नस्लें और जीन अंडे हैं। अगर तुम और मिस्टर यांग मेरे साथ आना चाहो तो तुम्हें वहां से जरूर कुछ न कुछ मिलेगा।
हान सेन कुछ नहीं बोला। उसने मिस्टर यांग की तरफ देखा। मिस्टर यांग खांसते हुए बोले, लेडी पीस, आप राजा किन के खजाने की बात तो नहीं कर रही हैं? सच कहूं तो मिस्टर मेंग ने मुझे राजा किन के खजाने को ढूंढने के लिए अपने साथ काम पर रखा था। हम अपने काम में कामयाब नहीं हुए। मिस्टर मेंग अभी भी कहीं फंसे हुए हैं और वापस नहीं आए हैं, और मुझे नहीं पता कि वे जिंदा हैं या मरे। पीसफुल ने सिर हिलाया। आपने गलत समझा मिस्टर मेंग। मैं राजा किन का खजाना नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं एक छिपी हुई देवनारी ढूंढ रही हूँ। हमने हिसाब लगाया कि वह छिपी हुई देवनारी कहाँ हो सकती है, लेकिन हम उसका सटीक स्थान नहीं बता पाए। इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपको बाद में इनाम देंगे। प्राचीन बड़े देव पर्वत में एक छिपी हुई ईश्वरीय धड़कन। ये सुनकर मिस्टर यांग चौंक गए। उन्होंने अविश्वास से पीसफुल की ओर देखा। हाँ, ये प्राचीन बड़े देव पर्वत में है, पीसफुल ने सिर हिलाकर कहा। उसने आगे कहा, मुझे यकीन है कि आपने पिछले साल कई बड़े देव पल्स देखे होंगे, और आमतौर पर कई जीन अंडे होते हैं। छिपी हुई देव पल्स हाल ही में दिखाई दी है। आप पल्स हवा में देख सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि यह कहाँ है। अगर आप पता लगा सके कि यह कहाँ है, तो आपको उचित हिस्सा मिलेगा। इस संभावना ने मिस्टर यांग को बहुत लुभाया, लेकिन वे इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने हान सेन को ऐसे देखा जैसे वह उनका बॉस हो। छिपी हुई ईश्वरीय नारी क्या है? हान सेन ने पूछा। मिस्टर यांग ने उसे धीरे धीरे समझाने की कोशिश की। साधारण जमीनी दालें 2 या 3 जीन अंडे पैदा कर सकती थीं, जो बहुत ज्यादा माना जाता था। दावा किया जाता था कि छिपी हुई देव दालें 100 से ज्यादा जीन अंडे और शायद उससे भी ज्यादा पैदा कर सकती थीं। विवरण के आधार पर एक छिपी हुई देव पल्स एक बहुत ही समृद्ध खदान की तरह थी। ये सुनकर हान सेन को तुरंत दिलचस्पी हो गई। ये जानने के बाद कि वह जीन रेस के साथ मिल सकता है, वह उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। बेशक मुख्य कारण ये था कि उस महिला से लड़ने के बाद हान सेन ने महसूस किया कि उसका शरीर दुनिया द्वारा बहुत ज्यादा दबा हुआ था। अगर उसकी मदद के लिए कुछ शक्तिशाली जीन प्रजातियां होती तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। वह औरत बहुत ताकतवर थी, जिससे वह थका हुआ महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि 7 राज्यों में कितने डरावने कुलीन लोग मौजूद होंगे। अपनी स्थिति को देखते हुए हान सेन को लगा कि वह 7 राज्यों के शीर्ष कुलीन लोगों को हरा नहीं पाएगा। किन शियू ने अंतरिक्ष की बाधा कैसे तोड़ी और मेरे ब्रह्मांड में कैसे प्रवेश किया? हान सेन की शक्ति किन शियू से कम नहीं थी। फिर भी उस दुनिया के दमन के तहत सुरंग तोड़ना असंभव लग रहा था। पीसफुल ने एक प्रस्ताव रखा। अगर तुम दोनों मुझे छिपे हुए ईश्वर की नब्ज ढूंढने में मदद करने को तैयार हो, तो हम दोनों 10-10% हिस्सा ले लें। अगर हम दोनों को मिलाकर सिर्फ 20% ही मिलता है, तो क्या ये बहुत कम नहीं है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। पीसफुल ने सिर हिलाया। कुछ तो है जो तुम नहीं जानते। छुपे हुए आत्मा देव की नारी बहुत खतरनाक होती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर 2 लोग अकेले दावा कर सकें। मैं दूसरों के साथ सहयोग कर रही हूँ। अंत में मुझे सिर्फ 30% ही मिलेगा। तुम उस पाए का 20% लोग लोगे। बाकी लोग 50% का दावा करेंगे। हान सेन को ऐसी बातें समझ में नहीं आई, इसलिए उसने मिस्टर यांग की ओर देखा। मिस्टर यांग ने सिर हिलाया और कहा, छिपी हुई गॉड पल्स खतरनाक है। वहां ऐसी जीन प्रजातियां होंगी जो पहले ही अंडे से निकल चुकी होंगी। अगर गॉड पल्स कुछ देर के लिए बाहर रही तो शायद जीन प्रजातियां उन अंडों को खा जाएंगी जो अभी तक नहीं निकले हैं। शायद वे पहले ही विकसित हो चुके हों। चाहे जो भी हो, ये परेशानी का सबब तो होगा ही। ठीक है, तो फिर 20% ही सही। हान सेन को लगा कि मिस्टर यांग जाने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह भी जाना चाहता था। इसलिए वह शर्तों पर सहमत हो गया। ऐसे में कृपया मेरे साथ कैंप में आ जाए, पीसफुल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको उन लोगों से मिलवा दूंगा जिनके साथ हम ये काम करेंगे। हालांकि हान सेन को लगा कि अगर वह और मिस्टर यांग इसमें हिस्सा लेना चाहें तो मुश्किल होगा, फिर भी पीसफुल उन्हें वापस ले गई और मिस्टर यांग का परिचय अपने सहयोगियों से कराया। वे लोग मिस्टर यांग से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्हें ये जानकर कोई परेशानी नहीं हुई कि उनकी सेवाओं के बदले उन्हें अपने हिस्से का 20% हिस्सा गंवाना पड़ेगा। जब वह अपने कमरे में लौटा तो हान सेन ने मिस्टर यांग की तरफ देखा और हंसा। बूढ़े यांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने प्रसिद्ध होंगे। मिस्टर यांग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कभी कभी ऐसी प्रतिष्ठा और पदवी अर्जित करना बहुत बुरा होता है जिसके अनुरूप आप जी न सकें। हालांकि मुझे रक्त नारियों की खोज का ज्ञान है, लेकिन मुझमें अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं है। यही कारण है कि खजाने की खोज में मुझे कष्ट होता है।
आपके बिना पीसफुल मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता। मुझे डर है कि मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध यहाँ आना पड़ेगा और मुझे शायद 20% हिस्सा भी नहीं मिलेगा। जब हान सेन मिस्टर यांग से बात कर रहे थे, उन्होंने उस दबंग कीड़े का शरीर बाहर निकाला और उसे ओवन में पकाना शुरू कर दिया। वे प्राचीन देवनगरी के एक होटल में थे। वे आग जला नहीं सकते थे, इसलिए ओवन का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। छोटी बिल्ली विनम्रता से ओवन के पास बैठी थी। वह कुकर की खिड़की से अंदर धीरे धीरे पक रहे मांस को घूर रहा था। वह अंदर का खाना इतनी जोर से खाना चाहती थी कि बिल्ली के बच्चे की लार टपकती दिखाई दे रही थी। जब खाना पक गया तो हान सेन ने उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। वह मिस्टर यांग को एक हिस्सा देने वाला था, लेकिन मिस्टर यांग ने सिर हिला दिया। मेरा बूढ़ा शरीर इस जीन रेस के मांस को स्वीकार नहीं कर सकता। आपको इसका आनंद लेना चाहिए। क्या कुलीन लोग भी जीन रेस का मांस नहीं खाते? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। लोग ऐसी चीजें तभी खाएंगे जब उनके पास कोई और चारा न हो, लेकिन वे कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे। जीन रेस के मांस में बहुत ज्यादा अजीब ऊर्जा होती है। मानव शरीर उस ऊर्जा को ज्यादा नहीं ले सकता। सिर्फ जीन रेस ही इसे खा सकते हैं। मिस्टर यांग ने हान सेन को घूर कर देखा। उसने हान सेन को मांस खाते देखा। उसे लगा, क्या यह आदमी जीन प्रजाति का है? अगर वह जीन प्रजाति का नहीं है तो उसका शरीर और वह जितना खा सकता है वह इंसान जैसा बिल्कुल नहीं है। वह जीन प्रजाति जैसा है। लेकिन अगर वह जीन प्रजाति का है तो एक जीन प्रजाति दूसरी जीन प्रजाति से कैसे मिल सकती है? हान सेन और छोटी बिल्ली, एक आदमी और एक बिल्ली, ने उस दबंग कीड़े का ढेर सारा मांस खाया। छोटी बिल्ली बहुत छोटी थी, लेकिन उसे एक गाय के वजन जितना दबंग कीड़े का मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसका छोटा सा पेट फैला हुआ था। खाने के बाद उसने अपने अंग फैलाए और आराम से लेट गई। उसके छोटे पंजे उसके गोल पेट पर रखे हुए थे। बिल्ली के चेहरे पर अपार संतुष्टि के भाव थे। हान सेन ने कुछ और टुकड़े खाए। उसने देखा कि उसे कोई जीन घोषणाएं नहीं मिली। वह निराश हो गया, इसलिए उसने खाना बंद कर दिया। मिस्टर यांग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि होटल के बाहर रात का आकाश चमक रहा था। हान सेन और मिस्टर यांग ने खिड़की से बाहर देखा। प्रकाश की एक बैंगनी किरण आसमान में चमक रही थी। वह बादलों में जा रही थी। वह आकाश और धरती को जोड़ने वाले एक स्तंभ की तरह थी। वह दुष्ट कमल देवता मंदिर का स्थान था। मुझे आश्चर्य है कि वहां क्या हुआ होगा। हान सेन खिड़की के सामने खड़ा होकर बैंगनी रोशनी देख रहा था। मिस्टर यांग ने कुछ देर उस जगह को देखा। ईर्ष्या से भरे भाव से उन्होंने कहा, किसी के पास तो पूरा दुष्ट कमल देवता रत्नारी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन देवनगरी में इतनी प्रतिभा है। हान सेन ने मिस्टर यांग की ओर देखा और पूछा, आपका क्या मतलब है? मिस्टर यांग ने समझाया, सामान्य लोगों को एक ऐसा रक्त पल्स मिलता है जो पूरा नहीं होता। ये वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था, जब लोगों को 1 या 2 बैंगनी कमल या 3 या 4 बैंगनी कमल मिलते थे। ये पूरे ईश्वरीय आत्मा रक्त पल्स नहीं होते। अभी जो अजीब दृश्य हो रहा है उसका मतलब है कि किसी ने पूरा दुष्ट कमल ईश्वरीय रक्त पल्स प्राप्त कर लिया है। प्रतिभा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में जीन रेस प्राप्त करना आसान है। यही उनकी प्रतिभा है। इतना कहने के बाद मिस्टर यांग ने आह भरी और कहा, लोगों से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। मुझे बस एक बूंद गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स चाहिए, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला। दूसरे, उन्हें हमेशा वही मिलता है जो वे चाहते हैं। कितने प्रतिभाशाली लोग हैं। प्राचीन गॉड सिटी का नेता शायद उस व्यक्ति को भर्ती कर लेगा। क्या ईश्वरीय आत्मा रक्त नारियां सचमुच इतनी महत्वपूर्ण है? हान सेन वास्तव में इस अवधारणा को नहीं समझ पाया। हान सेन जिस जगह पले बढ़े वह मेहनत और ताकत पर निर्भर थी। अगर उनके पास ताकत होती तो वे उस ताकत का इस्तेमाल अभयारण्यों में अपनी तरक्की तेज करने और ताकतवर बनने के लिए कर सकते थे। ये दुनिया बिल्कुल अलग लगती थी। देव आत्मा रक्त नारी हर किसी का भाग्य तय करती लगती थी। देव आत्मा रक्त नारी के बिना किसी व्यक्ति के पास ताकतवर होने का मौका भी नहीं होता। वे बहुत महत्वपूर्ण है, मिस्टर यांग ने कड़वाहट से कहा। एक बैंगनी कमल देव आत्मा रक्त नारी एक बैरन क्लास जीन रेस को आज्ञाकारी बना देती है। इसके लिए आपको सफलता की गारंटी के बिना भी संवाद और प्रयास करते रहना होगा। एक पूर्ण कमल देव नारी आपको राजा वर्ग जीन रेस पर दावा करने का मौका दे सकती है। जरा सोचिए, अगर एक 10 साल का लड़का राजा वर्ग जीन रेस को लड़ने के लिए मिला सकता है तो सब कुछ आसान है। वे रातों रात प्राचीन देवनगर में एक उच्च श्रेणी के अभिजात वर्ग बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण है?
उनके लिए ईश्वर आत्मा रक्त पल्स प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें जीवन के हर पल में पीड़ा और असुविधा का सामना करना पड़ा। जब वे बातें कर रहे थे तो बैंगनी प्रकाश की किरण कमल के फूल की तरह फैल गई। इससे एक विशाल बैंगनी प्रकाश कमल का आकार बन गया। ये कुछ मिनटों तक आकाश में लटका रहा और फिर गायब हो गया। हान सेन को अब फिर से देव मंदिरों में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। वह जानना चाहता था कि अगर वह परीक्षा दे तो क्या होगा। क्या दुष्ट कमल भगवान मुझे दुष्ट कमल भगवान रक्त नारी देंगे? हान सेन ने दुष्ट कमल भगवान मंदिर को दिलचस्पी से देखा। दुर्भाग्य से देव मंदिर परीक्षा के लिए बहुत सारे नियम थे। हान सेन गुंडागर्दी नहीं करना चाहता था और देव मंदिर के नियमों की अवहेलना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा न करने का फैसला किया। जहां तक उस नियम का प्रश्न है जिसके तहत उसे दुष्ट कमल देवता के समक्ष प्रार्थना करनी होती थी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला था। होटल के कमरे में एक कंप्यूटर था। इस दुनिया की तकनीक उन्नत लग रही थी। कम से कम ये ब्रह्मांड के कंप्यूटरों से कमतर तो नहीं थी। इनका इस्तेमाल करना बेहद आसान था। हान सेन ने वर्चुअल कम्युनिटी में प्रवेश किया और ढेर सारी जानकारी देखी। उसने दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा। जैसा कि मिस्टर यांग ने कहा था, दुनिया ऐसी थी जो किसी व्यक्ति का स्तर निर्धारित करने के लिए रत्नाली का उपयोग करती थी। इस ब्रह्मांड के 7 राज्यों में से किसी में भी अगर किसी व्यक्ति के पास ईश्वरीय आत्मा रत्नाली नहीं होती, तो वह समाज में सबसे सस्ता और सबसे कम आदर का पात्र होता था। ऐसे कई लोगों को गुलामों की तरह बेचा जाता था। किसी को जितना अधिक ईश्वर आत्मा रक्त स्पंदन प्राप्त होता था, वो सामाजिक सीढ़ी पर उतना ही ऊपर होता था। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं था। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई शक्तिशाली जीन न हो, तो शक्तिशाली ईश्वरीय आत्मा रक्तपल्स का होना भी कोई मायने नहीं रखता। इसके बिना वह उतना ही बेकार था। 7 बड़े राज्यों के राजाओं ने वर्ग देवता आत्मा रक्तपल्स को नष्ट कर दिया था। इसी तरह वे दुनिया पर राज करते थे। हान सेन को अजीब लगा कि आभासी समुदाय में वह रिबूट वर्ग देवता मंदिरों या देव आत्माओं के बारे में खोज नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी को कभी रिबूट वर्ग देवता आत्मा रक्तपल्स मिला ही नहीं था। रिबूट क्लास के गॉड स्पिरिट्स को जीनो हॉल में होना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में तो जीनो हॉल ही नहीं है। यह अजीब है। हान सेन जब जानकारी ब्राउज कर रहा था तो उसे एक दिलचस्प वर्चुअल कम्युनिटी फंक्शन मिला। इस कार्य से शक्ति का परीक्षण किया गया तथा देव आत्मा रक्तपल्स के स्तर का निर्धारण किया गया। हान सेन को परीक्षण का कारण समझ नहीं आया, लेकिन इसे करने का तरीका काफी आसान था। उसे बस आभासी समुदाय में एक कुर्सी पर बैठना था। फिर एक गोलाकार कमरा घूमने लगता। वह तेजी से घूमता रहता। घूमती दीवारों पर कुछ शब्द दिखाई देते थे। परीक्षक को उन शब्दों को याद करना होता था। जितने ज्यादा शब्द वे याद रखते, ईश्वरीय आत्मा की रक्त नाली उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती। जिन मनुष्यों में ईश्वरीय आत्मा रक्त नाली नहीं थी, वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते थे। जब कमरा घूमने लगता तो वे शब्दों को देख नहीं पाते थे। हान सेन उत्सुक था। यह एक वर्चुअल परीक्षा थी, इसलिए उसे इसमें कुछ भी खोना नहीं था। इसलिए उसने वर्चुअल परीक्षा शुरू कर दी। वह वर्चुअल कमरे में कुर्सी पर बैठ गया। हान सेन के बैठते ही कुर्सी हवा में मंडराने लगी। गुंबद जैसा कमरा घूमने लगा। इससे पहले कि कमरा घूमना शुरू करे, हान सेन को दीवारों पर शब्द दिखाई देने लगे। जब कमरा तेजी से घूमने लगा तो उसे दीवारों पर बेचैनी से टिमटिमाते हुए शब्द दिखाई देने लगे। पाठ उसी पांडुलिपि में लिखा गया था जिस भाषा में वह ब्रह्मांड से आया था। हान सेन शब्दों को पहचानता था, इसलिए वह उन सभी को याद कर पाया। जैसे जैसे कमरा तेजी से घूमता रहा और भी ज्यादा अक्षर दिखाई देने लगे। हान सेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आसानी से सब याद कर लिया। सामग्री में लिखा हुआ कुछ अजीब है। हान सेन ने कुछ देर तक उन्हें देखा। उसने देखा कि यह एक तरह की जीनो कला थी, लेकिन वह जीनो कला दूसरे ब्रह्मांड की जीनो कलाओं से अलग थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इंसान इसे सीख सकता है। हान सेन उसे याद करने और उसका अध्ययन करने की कोशिश करता रहा। उसे लगा कि इसे जीनो आर्ट नहीं कहा जाना चाहिए। यह तो ईश्वरीय आत्मा की कला जैसा था। केवल ईश्वरीय आत्मा के रक्त नाली वाले लोग ही यह हुनर सीख सकते थे। जब हान सेन ईश्वर आत्मा कला पर शोध कर रहा था और उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, तब एक बूढ़ा आदमी बिग किन साम्राज्य की राजधानी के ईश्वर रक्त विभाग के अंदर एक मशीन के अंदर एक टैबलेट को घूर रहा था। देव रक्त विभाग बिग किन साम्राज्य के लिए एक नया विभाग था। इसका उद्देश्य ये दर्ज करना था कि राज्य में कितने देव आत्मा रक्त नालियां निवास करती हैं और उनका स्तर क्या है।
इससे पहले उन्हें राष्ट्रीय जनगणना करनी पड़ती थी, जिसके लिए बहुत अधिक जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जब से वर्चुअल गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स टेस्ट सिस्टम बनाया गया है, गॉड ब्लड विभाग का कार्यभार काफी कम हो गया है। उन्हें बस डेटा इकट्ठा करना होता था, जिसे सीधे गॉड ब्लड विभाग को भेज दिया जाता था। अब कुछ बेहद जरूरी कर्मचारियों को छोड़कर तकनीकी प्रगति के कारण गॉड ब्लड विभाग के ज्यादातर लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। पूरा गॉड ब्लड विभाग सिर्फ 30 कर्मचारियों का था। एक अध्यक्ष और 3 प्रबंधक थे। आभासी ईश्वरीय आत्मा रक्त नाड़ी परीक्षण प्रणाली का प्रभारी प्रबंधकों में से एक था। उसका नाम मा गो चेंग था। अब तक उसकी रात कुछ खास नहीं रही थी। उसने एक कप चाय बनाई और कुर्सी पर बैठकर समाचार पढ़ने लगा। अचानक सवा के डेटा में कुछ असामान्यता दिखाई दी, जिससे मा गो चेंग हैरान रह गए। सवा 3000 साल पहले बनाया गया था। सिस्टम पूरे समय ठीक काम कर रहा था। कभी कोई त्रुटि नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिस्टम कभी खराब नहीं हो सकता था। सवा को हमेशा नए हार्डवेयर से नवीनीकृत किया जाता था और हमेशा अच्छी स्थिति में रखा जाता था। अगर कोई समस्या होती भी तो बैकअप हार्डवेयर बदलने के लिए उपलब्ध होता। अगर डेटा में कोई समस्या होती तो कंप्यूटर बैकअप हार्डवेयर पर स्विच कर लेता। अब समस्या अभी भी बनी हुई थी। असामान्य डेटा के कारण सायरन बज रहे थे और उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मा गो चेंग चौंक गए। उन्होंने जल्दी से कैमरा फीड खोला ताकि मेंटेनेंस रूम दिखाई दे। जैसे जैसे वह देख रहा था, मा गो चेंग और भी हैरान हो गया। पूरी आभासी ईश्वर आत्मा रक्त नाड़ी परीक्षण प्रणाली का हृदय तो बदला जा सकता था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो नहीं बदली जा सकती थी। आभासी ईश्वर आत्मा रक्त नाड़ी परीक्षण प्रणाली का मूल एक ईश्वर आत्मा टैबलेट था। हर राज्य में एक आभासी ईश्वरीय आत्मा रक्त नाड़ी परीक्षण प्रणाली थी, लेकिन परीक्षण करने का तरीका अलग था। बड़े किन राज्य के परीक्षण एक ईश्वरीय आत्मा पट्टिका पर निर्भर थे। किंवदंतियों के अनुसार बिग किन साम्राज्य की स्थापना के समय ईश्वरीय आत्मा की पट्टियां मौजूद थीं। ये पट्टियां राजा किन की पहली पीढ़ी से ली गई थीं। ये पट्टियां अजीब थीं। कई पीढ़ियों के शोध के बाद भी कोई यह पता नहीं लगा सका कि ईश्वरीय आत्मा की पट्टिका वास्तव में क्या करती है और इसका उपयोग किस पर किया जा सकता है। आखिरकार एक चतुर शोधकर्ता ने ईश्वरीय आत्मा की गोलियों को आभासी प्रणालियों के साथ जोड़ दिया। उसने देखा कि ईश्वरीय आत्मा की गोलियों का इस्तेमाल आभासी इंटरनेट पर किया जा सकता है और वे शब्दों को दिखा सकती हैं। कई वर्षों के शोध के बाद यह आभासी देव आत्मा रक्त नाड़ी परीक्षण प्रणाली 3000 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। अन्य राज्यों की परीक्षण विधियों की तुलना में बड़े किन राज्य की परीक्षण सटीकता बहुत अधिक थी। इसमें कभी भी ज्यादा गलतियां नहीं होती थीं। मा गो चेंग पिछले कुछ दशकों से ईश्वरीय रक्त विभाग में कार्यरत थे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि सिस्टम में लगी ईश्वरीय आत्मा की गोली चमकने लगी। गोली पर लिखा पाठ अजीब तरह से चमकने लगा। इससे पूरा कमरा जगमगा उठा। ईश्वरीय आत्मा की गोली गर्म स्टील की तरह थी। वह अर्ध पारदर्शी हो गई थी। क्या हो रहा है? मा गो चेंग को लगा कि यह तो बहुत बुरा हुआ। उसने जल्दी से फोन उठाया और रखरखाव कर्मचारियों को बुलाया। वह चाहता था कि वे उस कमरे में जाकर औजारों की जांच करें और देखें कि किसी उपकरण में कोई खराबी तो नहीं है। मा गो चेंग को जल्द ही पता चल गया कि फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। सारी मशीनें खराब होने लगी थीं। कुछ मशीनें तो तप रही थीं और सफेद धुआं छोड़ रही थीं। हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? मा गो चेंग को जल्दी से काम करना पड़ा। वह जल्दी से कमरे के पावर बटन के पास गया और लीवर को नीचे खींच दिया। उसने पूरे कमरे की बिजली काट दी, जिससे सारे उपकरण काम करना बंद कर दिए। उसके बाद कमरा थोड़ा बेहतर दिखने लगा। ईश्वरीय आत्मा की पट्टिका एक समय ऐसी लग रही थी मानो फट जाएगी, लेकिन अब उसकी चमक बंद हो गई थी। एक पल बाद वह फिर से एक धूसर पत्थर की पटिया जैसी हो गई। सिग्नल सामान्य हो गया। मा गो चेंग ने जल्दी से सीईओ और गॉड ब्लड विभाग के अन्य प्रमुख सदस्यों को बुलाया। उन्होंने रखरखाव कर्मचारियों को भी बुलाया। उन लोगों के पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कमरे के ज्यादातर उपकरणों से धुआं निकल रहा था। सभी को यह देखकर अजीब लगा। सीईओ ली किंग यून गंभीर दिखे और उन्होंने मा गो चेंग से पूछा कि क्या हुआ था। मा गो चेंग ने स्थिति बताई, लेकिन किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। ली किंग यून ने टीम को आदेश दिया कि वे जाकर कमरे की मरम्मत करें और पता लगाएं कि क्या हुआ था। कई पुर्जे टूटे हुए थे। खुशकिस्मती से सवा में कई पुर्जे थे जिन्हें बदला जा सकता था। आधे दिन में सवा लगभग सामान्य रूप से काम करने लगा। टीम अभी भी ये पता नहीं लगा पाई थी कि यह क्यों टूटा था।
कुछ दिनों की रिसर्च के बाद उन्होंने टूटे हुए डेटा के फीड का अध्ययन और जांच की और कुछ नया खोज निकाला। रखरखाव दल ने ली किंग यून को सौंपने से पहले अपने निष्कर्षों को अपने लॉग में लिख लिया। जब ये हुआ तो प्राचीन देवनागरी में डेटा का एक बड़ा हिस्सा था जिसे संसाधित करने की आवश्यकता थी। हालांकि डेटा क्षतिग्रस्त था, इसे पूरी तरह से ढूंढा नहीं जा सकता और हम ये पता नहीं लगा सकते कि यह प्राचीन देवनागरी में कहां से आया था। हान सेन को बहुत अजीब लगा। जब तक टेस्ट में टेक्स्ट नहीं आया तब तक उसमें वह सिंड्रोम नहीं दिखा था जिसका वर्णन इंटरनेट पर किया गया था। अपनी प्रगति साझा करने वाले अन्य परीक्षकों के अनुसार जिन लोगों की गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स खराब थी, उन्हें चक्कर आने की संभावना ज्यादा थी। कई तो बेहोश भी हो गए। यहां तक कि जिन रईसों ने गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स टेस्ट पूरा किया था वे भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाए, लेकिन हान सेन तो पहले ही 1 घंटे से टेस्ट में था। उसे अभी तक कोई असहजता महसूस नहीं हुई थी। टिमटिमाता हुआ पाठ पहले से ही खुद को दोहरा रहा था। जैसे ही ये दोहराया गया, हान सेन अचानक अंधेरे से घिर गया। उसे आभासी परीक्षा कक्ष से बाहर धकेल दिया गया। क्या सब खत्म हो गया? हान सेन थोड़ा उलझन में था। उसने अभी तक अपने टेस्ट के नतीजे नहीं देखे थे, तो उसे अभी कैसे बाहर निकाल दिया गया? जब उन्होंने परीक्षण के वर्चुअल समुदाय से संपर्क किया तो पता चला कि सर्वर अब मौजूद नहीं है। यहां तक कि वे मुख्य वेबसाइट से भी नहीं जुड़ पा रहे थे। ये वेबसाइट बिना किसी वजह के कैसे बंद हो सकती है? ये सिस्टम कितना अविश्वसनीय है? हान सेन थोड़ा उदास हो गया। वह देखना चाहता था कि उसका स्तर क्या है, लेकिन अब वह आधिकारिक वेबसाइट तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। चूंकि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए हान सेन ने उस दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए अन्य वेबसाइटों को ब्राउज करने का निर्णय लिया जिसमें वह था। हान सेन को जमीनी दालों के बारे में कुछ पता चला। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि रईसों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी क्यों है। ये कल्पना और सिद्धांत का मिश्रण जैसा था। जानकारी आधी अधूरी होने के कारण यह एक जटिल विषय था। कई चीजें ठीक से समझाई नहीं गई थीं और कोई स्पष्ट मानक नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हान सेन ने तत्वमीमांसा का अध्ययन किया था। इसमें शामिल जटिलताओं को समझना रसायन विज्ञान से भी कठिन था। कम से कम रसायन विज्ञान में सीखने के लिए सूत्र तो थे ही। जमीनी नाड़ी कौशल का कोई सूत्र नहीं था। तरह तरह के कारणों से जमीनी नाड़ी बदलती और स्थानांतरित होती थी। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी थे कि क्यों कोई इन चीजों को सिर्फ महसूस करता था, महसूस नहीं करता था। इसे वास्तव में समझाया नहीं जा सकता था। उनके बारे में कुछ सीखना मुश्किल नहीं था, लेकिन उस विषय में महारत हासिल करना मुश्किल था। भले ही किसी व्यक्ति के पास उसे सीखने के लिए बहुत समय हो, लेकिन उसमें थोड़ी भी महारत हासिल करने के लिए उसे बहुत अनुभव की जरूरत होती थी। रईसों के पास ये सब सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वे हमेशा एक ऐसे महाशय की तलाश में रहते थे जो जमीन के मामलों में पारंगत हों। उन्हें अक्सर उनकी सेवाएं लेनी पड़ती थीं। हान सेन को जमीनी नारियों से जुड़े कौशलों में काफी दिलचस्पी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे पता चला कि यह मिस्टर वाइट द्वारा सिखाए गए तत्वमीमांसा जैसा ही था। ये सब बहुत पेचीदा था। उसका दिमाग थक गया था, इसलिए उसने आखिरकार हार मान ली। पीसफुल को अभी भी कुछ तैयारियां करनी थीं। वे 2 दिन में जाने वाले थे, इसलिए हान सेन के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने परीक्षा के दौरान सीखे गए पाठ पर शोध करना शुरू कर दिया। पाठ में एक कौशल का उल्लेख था जिसे गॉड एक्सप्लोड कौशल या गॉड स्पिरिट कौशल कहा जाता था। गॉड एक्सप्लोड कौशल का उपयोग करना बहुत आसान था। इसके लिए गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स और जीन रेस की आवश्यकता होती थी। किसी जीन प्रजाति के साथ मिलकर यह उस जीन प्रजाति की शक्ति को उस व्यक्ति की शक्ति के साथ मिलाकर एक शक्तिशाली प्रहार करता था। उस एक प्रहार के बाद जीन प्रजाति का जीवन सार सूख जाता था। फिर वे धूल में बदल जाते थे। जीन रेस की सारी शक्ति उस एक ही प्रहार में मुक्त हो गई। इससे उत्पन्न शक्ति सामान्य जीन रेस के संयोजन जैसी बिल्कुल नहीं थी। कितना क्रूर कौशल है। हर बार जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक जीन प्रजाति के जीवन की बलि देनी होगी। केवल अमीर लोग ही इस कौशल का इस्तेमाल कर पाएंगे। हान सेन के पास ईश्वरीय आत्मा रक्त नाड़ी नहीं थी और वह छोटी बिल्ली को उड़ाना नहीं चाहता था। अगर वह इसे सीख भी लेता तो भी वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों का एक छिपा हुआ क्षेत्र था। एक क्षुद्रग्रह तो फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था। वह दूसरे क्षुद्रग्रहों के प्रवाह का अनुसरण करता था। बाहर से देखने पर वह कुछ खास नहीं दिखता था। अंदर से वह एक गुप्त अड्डा था जिसमें सब कुछ मौजूद था।
युवराज किन बाई का पीछा करने, हान सेन से लड़ने और भागने पर मजबूर होने के बाद सफेद कपड़ों वाली वह सुंदर स्त्री उस अड्डे पर वापस आ गई थी। उसकी पीठ पर अब दिव्य सफेद पंख नहीं थे। उसका चेहरा और इंद्रियां अब उससे कहीं कमजोर हो गई थीं, जितनी उसके रूपांतरित होने के समय थी। अगर हान सेन वहां होता भी तो वह उसे पहचान नहीं पाता। हम नेता, क्या आप सचमुच ये जोखिम उठाने जा रहे हैं? सु लिंगर की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने सफेद कपड़े वाली महिला को देखा। सफेद कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा, क्राउन प्रिंस किन बाई शायद ही कभी अकेले होते हैं। उन्हें मारने का यह एक बहुत बड़ा मौका था, इसलिए आगे यह और भी मुश्किल होगा। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार किन बाई को हान सेन की बहुत याद आती है। वह हान सेन को राजधानी लाना चाहता है। उसे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। हान सेन अंततः बिग किन की राजधानी का दौरा करेगा। हमें बस उस पर नजर रखनी होगी। फिर हमें किन बाई को फिर से देखने का मौका मिल सकता है। लेकिन लीडर, आपको ये काम खुद करने की जरूरत नहीं है, सु लिंग ने जल्दी से कहा। बस किसी और से करवा लीजिए। सफेद कपड़ों वाली महिला ने सिर हिलाया। ये हान सेन एक रहस्यमयी इंसान है। यह कोई साधारण इंसान नहीं है। मैं भी इससे नहीं निपट सकती। अगर मैं नहीं निपट सकती तो तुम लोग भी नहीं निपट सकते। इस बार मैं खुद ही निपट लूंगी। कुछ देर रुककर सफेद वस्त्रधारी महिला ने पूछा, क्या तुमने वही किया जो मैंने तुम्हें करने को कहा था? हाँ, मैंने किया, सु लिंग ने गंभीरता से कहा। घोस्ट किल इस दुनिया से चला गया है। यह अच्छी बात है। हम योजना के अनुसार काम करते रहेंगे, सफेद वस्त्रधारी महिला ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा। हान सेन ने दिन शुरू होने तक इंतजार किया। पीसफुल और बाकी लोग दो नए लोगों को लेकर आए। उनमें से एक काले कपड़े और रात के भूत का मुखौटा पहने एक महिला थी। दूसरा सजावटी कवच पहने एक पुरुष था। जब पीसफुल ने उनका परिचय कराया तो उसने बताया कि काले कपड़ों वाली वह औरत घोस्ट किल है। उन्होंने उसे काम पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। जब उसने सजावटी कवच वाले युवक का परिचय कराया तो हान सेन और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। युवक को 2 दिन पहले एक ईश्वरीय आत्मा रक्त पल्स प्राप्त हुआ था और उसने एक दुष्ट कमल विचित्र दृश्य को जन्म दिया था। हान सेन को बस इतना पता था कि उसका नाम ओहुयांग क्यूशान है। वह प्राचीन देव नगरी के ओहुयांग परिवार से था। वह उनके साथ प्राचीन बड़े देव पर्वत पर जा रहा था। पीसफुल उसे क्यों ला रहा था, ये कुछ ऐसा था जिसे जानने का सौभाग्य हान सेन को नहीं था। युवक ओहुयांग क्यूशान की धड़कन पूरी तरह से ईश्वर आत्मा रक्त जैसी थी। हालांकि वह बहुत विनम्र और सुशिक्षित दिखता था, फिर भी वह अपनी हड्डियों में छिपे अहंकार को छिपा नहीं पाया। ओहुयांग क्यूशान केवल शांति को ही गंभीरता से लेता था। उसे किसी और की परवाह नहीं थी। हान सेन को ओहुयांग क्यूशान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भले ही दुष्ट कमल देवता का रक्त प्रवाह हो, हान सेन ने खुद दुष्ट कमल देवता को बुरी तरह पीटा था। लोगों के समूह ने प्राचीन बड़े देवता पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। आगे का रास्ता पीसफुल के लोगों के नेतृत्व में था। वे पास ही एक जगह पर पहुंचे और उन्हें मिस्टर यांग से सटीक स्थिति का अनुमान लगाने की जरूरत थी। वे प्राचीन बड़े देव पर्वत की सड़कों पर पहुंच गए। यह उस जगह से अलग था जहां हान सेन आया था, जिससे मिस्टर यांग ने राहत की सांस ली। अब उन्हें पता चल गया था कि पीसफुल राजा किन के खजाने की तलाश में नहीं था। वे ज्यादा देर तक सफर नहीं कर पाए थे कि पहाड़ों पर एक अजीब से जानवर की आवाज सुनाई दी। ये किसी बच्चे के रोने या किसी जंगली बिल्ली की अजीब चीख जैसी लग रही थी। इससे लोग असहज महसूस करने लगे। पीसफुल ने कहा, प्राचीन बड़े देव पर्वत पर ज्यादा लोग नहीं रहते। जमीनी नाड़ी से कई जीन अंडे पहले ही फूट चुके हैं। वे पहाड़ में छिपे होंगे। इस गहरे पहाड़ में पता नहीं कितनी डरावनी जीन प्रजातियां हैं। सभी को सावधान रहना चाहिए और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए।